मस्जिद से बाहर मंगू खड़ा मुर्तज़ा का मुंतज़िर था। मुर्तज़ा बाहर आया। मंगू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर मुर्तज़ा यूं ही खड़ा रहा। मेरे अकाउंट में कितनी रकम है? मुर्तज़ा के सवाल पर मंगू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, 80 लाख। ये वो रकम है जो आपने फ्लैट बेचा था। बैंक से निकाल कर ज़रूरतमंदों में सारी रकम महम का सदका कराओ। मंगू ने हैरत और बेयकीनी से मुर्तज़ा को देखा, जो अब पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि हॉस्पिटल महज 5 मिनट के फासले पर था। फिर जल्दी से पीछे भागा। मगर साहब जी, इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे बैंक से? मुर्तज़ा पलटा और एक घूरी से मंगू को नवाजा। मंगू आधी बात करके चुप हो गया। जैसे मर्जी करो, और वैसे भी पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुर्तज़ा इतना कहकर पलट गया। ठीक 2 घंटे बाद मंगू सारी रकम लेकर आया। काले रंग का बड़ा सा बैग आके मुर्तज़ा को दिया। मुर्तज़ा ने वो सारा ज़रूरतमंदों में सदका कर दिया। मिशाल टीवी लाउंज में बैठी थी, हाथ में कोई किताब थी। वो किताब पढ़ रही थी जब अहमद उसके पास आया। आकर मिशाल की गोद में बैठ गया। मिशाल ने मोहब्बत से उसका गाल चूमा, किताब सामने टेबल पर रख दी। फुप्पो, जब से आपकी शादी हुई है, आप अब मेरे साथ खेलती ही नहीं हैं। इतने इतने दिनों के बाद आप वापस आती हैं, ना ही पोएम सुनाती हैं। मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो मुंह के स्टाइल बनाते हुए अब मिशाल की गोद से उठकर साथ ही सोफे पर बैठ गया। मिशाल फीका सा मुस्कुराई। उसे इर्तिजा की याद आई। वो सब कुछ याद आया जो कुछ इर्तिजा उसके साथ कर चुका था। इतने में साइम ने आकर अहमद को उठा लिया और सामने सोफे पर बैठ गया। अरे यार, अपनी फुप्पो को छोड़, तेरा चाचू है ना। तेरा चाचू किस लिए है? तेरी बोरियत दूर करने के लिए। तेरा चाचू तुझे एक नई पोएम सुनाएगा। साइम विशाल को देखता हुआ बोला। मिशाल जब से आई थी साइम से बात ही नहीं कर रही थी। अब दिन हो गया था, सुबह से आई हुई थी और साइम से बात ही नहीं कर रही थी। यस चाचू, बहुत मजा आएगा। अमर खुशी से बोला। पता है अमर, मोरनी वापस आ गई है। आज मैं तुझे पोइम सुनाऊंगा जिसमें मोरनी वापस आ जाती है। क्या सच्ची चाचू? अहमद ने तस्दीक चाही। जी मेरा बेटा, मोरनी गई हुई थी ना, मोर ले गया था ना मोरनी को, मगर अब मोरनी वापस आ गई है। मगर चाचू, मोरनी कहाँ गई थी? बेटा, मोरनी को एक शैतान मोर ले गया था, बदतमीज सा, काला सा, कोजा सा, मगर अब मोरनी वापस आ गई है। चाचू, मोरनी की नानी ने उससे नहीं पूछा कि तुम इतने इतने दिनों के बाद क्यों वापस आई हो? मैं तो थोड़ी देर घर से बाहर निकल जाऊं या इधर उधर हो जाऊं तो मामा बहुत डांटती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती। मोरनी की नानी ने उससे कुछ नहीं कहा कि तुम कहाँ चली गई थी, इतनी देर से क्यों आई हो? अहमद ने अपने नन्हे से दिमाग में आए हुए सवाल को पूछा, जबकि मिशाल सामने बैठी गुस्से से साइम को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी उसे कच्चा चबा जाएगी, और साइम जानबूझ के शरारत से ऊंची आवाज में ऐसी बातें कर रहा था। उसका टारगेट किचन में मौजूद जारा थी, जो कि सब सुन रही थी। हाँ, वैसे नानी को पूछना तो ज़रूर चाहिए था, मगर मैं खुद उस मोरनी को देख लूँगा। कभी मुझे मिली तो मैं उससे ज़रूर पूछूँगा कि तुम इतने साल कहाँ थी? फिर मैं पनिश भी करूँगा इस मोरनी को। साइम ने शरारत से कहा। चाचू, आप कौन-सी पनिश करेंगे मोरनी को? साइम मुस्कुराया। ओए चूज़े, अब क्या हर बात तुझे बताना ज़रूरी है? बस ये मोरनी मेरे हाथ लग जाए एक बार। साइम ने दूसरा जुमला कदरे आहिस्ता आवाज़ में कहा, जो सिर्फ़ मिशाल ही सुन सकी। ज़ारा तक आवाज़ ना जा सके। मिशाल मुसलसल गुस्से में उसे घूरे जा रही थी, और वो इंतहाई ढीठ इंसान बाज नहीं आ रहा था। मिशाल का दिल कर रहा था कि कोई चीज़ उठा के उसे दे मारे, और साइम उसके गुस्से को एंजॉय कर रहा था। चाचू, अब आप मुझे पोएम सुना भी दें। नानी तेरी मोरनी वापस आई है, संग संग अपने अपने चोर का संदेशा लाई है। साइम ने अभी पोएम शुरू ही की थी कि मिशाल वहां से उठकर ऊपर चली गई छत पे। साइम वहीं खामोश हो गया। इतने में दानियाल वहां आया, सामने बैठा। मनाल पानी पिला दो। किचन की तरफ देख के आवाज़ लगाई। अहमद साइम की गोद से उठ के जल्दी से अपने पापा के पास चला गया। उनसे बातें करने लगा। जबकि साइम की नज़र किचन की तरफ थी, वो जानता था कि किचन में कौन है। वो पिछले 5 महीने से उसे ही तो देखना चाहता था। एक घर में रहते हुए पहले उसकी इद्दत की वजह से वो कमरे में रहती थी, मगर अब जब से इद्दत खत्म हुई थी, वो साइम के सामने भी नहीं आती थी। साइम ने इद्दत के बाद सिर्फ एक ही बार उसे देखा था। वो सामने से आती हुई दिखाई दी। छोटी सी ट्रे में पानी का गिलास रखा था। साइम की नज़रें उसी पर थीं। वो चलते हुए अब दानियाल के सामने आई। दानियाल ने पानी का गिलास उठा लिया और वो जाने के लिए पलट गई। फिर से किचन में चली गई। साइम बस उसे देखता रहा, मगर ज़ारा ने एक नज़र भी साइम पे नहीं डाली थी। पानी पीने के बाद दानियाल उठ के मिशाल के पीछे छत पे चला गया, और साइम तो उसी मौका की तलाश में था। जल्दी से किचन में गया। वो किचन में बर्तन धो रही थी। साइम की तरफ उसकी पुश्त थी। वो किचन के दरवाजे से टेक लगाए कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। वो पहले की तरह नहीं थी अब। चेहरे पे उदासी रहती थी हर वक्त। खैर, वो खुश तो पहले भी नहीं थी, और साइम ये बात जानता था, मगर घर वालों के सामने खुश रहने की एक्टिंग करती थी। साइम ने बहुत बार उसके हस्बैंड को उससे बदतमीजी करते देखा। मिशाल की शादी पर भी साइम ने नोटिस कर लिया था कि वो ज़ारा को कोई कोई अहमियत नहीं देता। फिर साइम ने उसके शोहर को किसी और लड़की के साथ देखा था।
पता करने पे पता चला कि वो पिछले 6 महीने से दूसरी शादी करके बैठा है और ज़ारा को ये बात पता थी, मगर फिर भी वो उस शख्स के साथ उसके घर में रह रही थी। साइम ने कई बार बात भी की कि वो ऐसे शख्स को छोड़ दे, मगर ज़ारा नहीं मानी, साइम को चुप करवा दिया। इसीलिए इर्तिज़ा और साइम ने मिलकर उसके शौहर को ब्लैकमेल करके ज़ारा को तलाक दिलवा दी। उसका शौहर तो पहले ही तलाक देने के लिए राज़ी था, मगर ज़ारा तलाक लेना नहीं चाहती थी। ज़ारा की वजह से वो रुक गया था। फिर इर्तिज़ा के ब्लैकमेल करने पे उसे बहाना मिल गया और उसने ज़ारा को तलाक दे दी। ज़ारा को पता था कि साइम सब जान चुका है और उसे कहीं न कहीं लगता था कि उसकी तलाक में साइम का हाथ ज़रूर है। वो बर्तन धो के जब पलटी तो साइम को अपने सामने खड़ा पाया। चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो किचन से बाहर जाने लगी, साइम के पास से गुज़रने लगी, तो साइम ने आगे होके रास्ता रोक लिया। "साइम, रास्ता दो," ज़ारा गुस्से में बोली। "और अगर ना दूँ तो?" वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के बोला। "साइम, मैंने कहा रास्ता दो।" वो गुस्से में लफ्ज़ चबा-चबा कर बोली। "रास्ता भी कोई माँगने वाली चीज़ है? दिल माँगे आपके कदमों में निसार कर दूँगा। तुम हटोगे या नहीं?" "नहीं," साइम ने नफ़ी में सर हिलाया। "तुम चाहते क्या हो?" उकताहट से पूछा गया। 8 साल पहले बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। चलिए, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो मैं फिर से बता देता हूँ। मैं 18 साल का जब था, कॉलेज में पढ़ता था तो मैं एक लड़की को चाहता था। फिर उस लड़की ने कहीं और शादी का सोचा। मैं बहुत रोया, मिन्नतें की कि मुझसे शादी कर ले प्लीज़, मगर उसने किसी और से शादी कर ली। और आज मेरे सामने खड़ी पूछ रही है कि साइम, तुम चाहते क्या हो? तो आप बता देना उसको कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि वो तो जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ, मगर फिर भी लड़की अनजान बन रही है। इंतहाई दुखी लहजे में वो बोला, "साइम, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता?" "क्यों मुमकिन नहीं है? सिर्फ़ 4 साल ही तो छोटा हूँ आपसे। मिशाल ने भी तो इर्तिज़ा से शादी की है, वो तो 5 साल छोटा है मिशाल से। कितना खुश रहती है मिशाल उसके साथ, कितना प्यार करता है इर्तिज़ा मिशाल से। फिर क्या आप मेरे साथ खुश नहीं रह सकतीं?" साइम ने आखिर में ज़ारा से इल्तिजा की। ज़ारा खामोश हो गई, कोई जवाब ना दे सकी। "आप शादी की तैयारी करें, मेरे बाबा अगले हफ़्ते आने वाले हैं, मैं खुद बाबा से बात करूँगा। वो खालू से बात कर लेंगे, शादी तो मेरी आपसे ही होकर रहेगी, आप मानें या ना मानें। अब किस्मत में ने एक मुझे चांस दिया है और मैं ये चांस कभी भी गँवाना नहीं चाहता। तैयार हो जाएँ आप मेरा बनने के लिए।" "नहीं, नहीं साइम, तुम अंकल से बात नहीं करोगे? वो बाबा से ऐसी-वैसी कोई बात नहीं करेंगे।" ज़ारा ने साइम को रोकना चाहा। "क्यों बात नहीं करूँगा? मेरी मर्ज़ी, शादी मैंने करनी है ना, तो मैं बात करूँगा। अगर आप अपने बाबा को इनकार कर सकती हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो आप अपने बाबा को इनकार करके बताना। मैं जानता हूँ, आप अपने बाबा को कभी इनकार नहीं करेंगी। बल्कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे तो 8 साल पहले ही अपने बाबा से बात कर लेनी चाहिए थी और अब बात होगी और हो के रहेगी। सो बी रेडी।" वो इतना कहकर चला गया। ज़ारा वहीं खड़ी आँसू बहाती रही अपनी तकदीर पर। मिशाल छत पर खड़ी सामने लटके हुए पिंजरे को देख रही थी। आज पिंजरा खाली था, मिट्ठू नहीं था। मिशाल को आखिरी बार मिट्ठू ने जब काटा था तभी मिशाल ने उसे आखिरी बार देखा था। मिशाल को इर्तिजा की याद आई। कैसे वो मिशाल की एक चीख सुनकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागा चला आया था। फिर नईम बुखारी से कितनी डांट खाई थी उसने। मिशाल के गुस्सा करने पर भी वो मुस्कुराता रहता था। वो इसी सोच में डूबी थी कि दानियाल वहां आया। दानियाल ने हल्का सा खांस कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो होशी दुनिया में लौटी। भाई, आप कब आए? 32 साल पहले। दानियाल के जवाब पर वो मुस्कुराई। "आप आज ऑफिस नहीं गए?" "नहीं।" "क्यों?" "क्योंकि आज संडे है। क्या संडे को भी ऑफिस चला जाऊँ, पागल लड़की?" "ओह सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा।" मिशाल को शर्मिंदगी हुई। "एक बात पूछूं मिशाल?" "जी भाई।" "बैठो।" दानियाल ने सामने रखी चेयर्स की तरफ इशारा किया। "जी भाई, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप?" मिशाल दानियाल के साथ चेयर्स पर बैठती हुई बोली। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। "मिशाल, क्या तुम इर्तिजा से लड़के झगड़ा करके, मेरा मतलब है नाराज होके आई हो?" मिशाल हैरान रह गई। एकदम से चेहरे के तासुरात बदले। उसे रात अपना इर्तिजा के साथ किया गया झगड़ा याद आया। वो इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। दानियाल को कैसे पता चल गया? नहीं, नहीं भाई, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। मिशाल ने चेहरे के तासुरात छुपाना चाहे, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई। "तो फिर तुम ड्राइवर के साथ क्यों आई हो? और वो भी इतनी सुबह-सुबह चली आई? मुझे भी 5 माह हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुम कभी भी ड्राइवर के साथ नहीं आती। वो हमेशा खुद तुम्हें छोड़ने आता है, खुद लेने के लिए आता है।" "मैं जानता हूँ वो बहुत मसरूफ़ रहता है, मगर फिर भी फैक्ट्री में इतना काम होता है और अक्सर औक़ात तो काम छोड़ के तुम्हारे लिए भागा चला आता है। मैं नहीं मान सकता। मिशाल, सच-सच बताओ क्या बात है?" दानियाल को तशवीश हुई। "आपको कैसे पता कि वो फैक्ट्री में काम छोड़ के भागा चला आता है?" मिशाल ने उल्टा सवाल किया। "क्योंकि मैं उसकी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। उसके सारे काम मैं देखता हूँ। मुझे पता है कि वो कितना मसरूफ़ होता है। सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, फिर फैक्ट्री आता था, फिर साथ इलेक्शन को भी देख रहा था। मगर इसके बावजूद वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है। तुम्हें कहीं ले जाना हो, वो काम-काज सारे छोड़ के तुम्हारे लिए भागा चला आता था। मैं नहीं मान सकता, तुम कुछ छुपा रही हो मिशाल, सच-सच बताओ।" मिशाल हैरान रह गई। "क्या मतलब भाई, आप 5 माह से इर्तिज़ा की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं?" "उसने भी नहीं बताया मुझे।" अब मिशाल को गुस्सा आया, फ़ज़ूल आदमी।
दिल में इर्तिज़ा को लक़ब से नवाज़ा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। इस वक़्त ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि तुम क्यों छोड़ आई हो? क्यों लड़ के आई हो? भाई वो एक ब्लैकमेलर इंसान है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। उसने उसने ज़ारा को तलाक करवाई। ज़ारा के शौहर को ब्लैकमेल किया कि वो ज़ारा को तलाक दे दे। उसने और साइम ने मिलकर ये सब किया है भाई। ये कहते हुए मिशाल की आँखों में आँसू आ गए। मैं जानता हूँ साइम ने मुझे बता दिया है सब। हकीकत तो ये है मिशाल 8 सालों में ज़ारा ने कभी कोई खुशी नहीं देखी उस शख़्स के साथ। वो शख़्स ज़ारा की इज़्ज़त ही नहीं करता था। ज़ारा को बात-बात पे औलाद ना होने के ताने मारता था। दूसरी लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात भी थे। उसने 6 माह से दूसरी शादी भी कर रखी थी। हमारी बहन वहाँ खुश नहीं थी और वो हमें कुछ बताती भी नहीं थी। वहाँ घुट-घुट के अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। अगर इर्तिज़ा या साइम की जगह मुझे ये बात पता चलती तो मैं भी कभी ज़ारा को वहाँ ना रहने देता। बल्कि मुझे तो ज़ारा से ये गिला है कि उसने घर में किसी को नहीं बताया। चलो हमें ना बताती, तुम्हें बता देती। बहनें तो आपस में हर बात शेयर करती हैं ना, और उसने तुम्हें भी नहीं बताया। विशाल सब सुन के हैरान रह गई। वो तो समझ रही थी कि ज़ारा अपने घर में बहुत खुश है। और वैसे भी तुम ठीक कहती थी, मुझे साइम की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलत फैसला हो गया जो मैंने साइम की बात नहीं मानी। मगर अब कुदरत ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी गलती सुधार लूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। मैं अपनी बहन को अपनी आँखों के सामने रखना चाहता हूँ। अब उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दानियाल भाई, मैं भी तो आपकी बहन हूँ। मेरे मामले में आप इर्तिज़ा की हिमायत क्यों कर रहे हैं? मिशाल ने दिल में आई बात पूछ ली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इर्तिज़ा से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। तुम्हारा सबसे अच्छा ख़्याल वही रख सकता है। हम सबसे ज़्यादा तुम्हारा ख़्याल अगर कोई इंसान रख सकता है तो वो इर्तिज़ा है, और तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है। जो भी है मैं नहीं मानती, उसने गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिशाल किसी सूरत मानने को तैयार ना थी। बहुत ढीठ है भई। बल्कि मुझे तो लगता है जो इटली में आपके साथ हुआ वो भी इर्तिज़ा ने ही किया होगा। इर्तिज़ा की कोई प्लानिंग थी। ब्लैकमेलर इंसान है वो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इर्तिज़ा का कोई लेना देना देना नहीं है इस सब में। दानियाल मुस्कुराया। अरे पागल, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। वो ठीक कहता था। उसने तुम्हें खामखा दिल दे दिया, हालाँकि ज़रूरत तुम्हें दिमाग की थी। क्या? मिशाल को सुनकर सदमा हुआ। आपके कहने का मतलब क्या है भाई? कि मेरे पास दिमाग नहीं है? और ये इर्तिज़ा ने आपको कहा है? मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। मिशाल को गुस्सा आया। इर्तिज़ा उसके बारे में ये सोचता था, मुँह पर तो बड़े मोहब्बत के दावे करता था। अरे नहीं, उसने ये तो नहीं कहा। दानियाल के मुँह से निकल गया था। मगर अब वो क्या कर सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। अच्छा फिर क्या कहा था? मिशाल, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तुम्हें देख लिया था जाबिर से बात करते हुए रेस्टोरेंट में। मुझे यही लग रहा था कि वो तुम्हें इर्तिज़ा के खिलाफ ही करेगा, और यही हुआ। मैं वहाँ वहाँ था अपने एक दोस्त के साथ। मेरा दिल चाह रहा था मैं जाबिर का मुँह तोड़ दूँ, मगर मेरे दोस्त इस वक़्त साथ थे, मैं कुछ नहीं कर सका। और तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तुम्हें जाबिर ने कहा, तुमने मान लिया और झगड़ा करके घर आ गई। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इर्तिज़ा ने कुछ नहीं किया। तुम फ़ौरी से मेरी भी बात मान गई। मिशाल, थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। इसलिए मैं कहता हूँ तुम और साइम दोनों बहुत बेवकूफ़ हो। दिमाग तुम दोनों के पास बिल्कुल नहीं है। वैसे कहता है तो वैसे कहता है तो इर्तिज़ा भी ठीक है। भाई, मैं जाबिर से मिलने नहीं गई थी। अपनी एक दोस्त के साथ गई थी रेस्टोरेंट में। वो वहाँ आ गया था, और क्या क्या कहता है इर्तिज़ा? अब मिशाल को गुस्सा आया। इर्तिज़ा उसके बारे में ये सोच रहा था कि वो बेवकूफ़ है। अब मिशाल को एहसास हुआ कि दानियाल ठीक कह रहा है। वो जल्दी लोगों की बातों में आ जाती थी। जब घर जाओगी तो खुद पूछ लेना। दानियाल इतना कहकर चला गया। मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। मैं इसने कहीं के मेरे मुँह पे इतने अच्छे बनते हो और दूसरों को कहते हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है। तुम्हारी तो मैं अकल ठिकाने लगाती हूँ। मिशाल ने गुस्से में दाँत पीसे। यार, अब मुझ गरीब से भी बात कर लो, कब से खड़ा हूँ मैं। इतने में साइम पास आया। साइम, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ज़ारा के साथ ये सब हो रहा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विशाल ने शिकायत की। यार, ज़ारा ने मना किया था। तुम तो जानती हो ना, मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। उदासी से कहते हुए अब वो आके दानियाल की जगह पर बैठ गया। तो तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद अब वो तुमसे शादी कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? पहले भी मैं चुप कर गया था तुम्हारे भाई की वज़ह से। इस वक़्त मैं छोटा था, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। कुदरत ने मुझे चांस दिया है अपनी मोहब्बत हासिल करने का, और मैं ये मौका हरगिज़ नहीं ज़ाया करूँगा। बस यार, तुम मेरा साथ देना। तुम दोगी ना मेरा साथ? तुम तो मेरी दोस्त हो ना? साइम ने मिशाल से तस्दीक चाही। पागल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। वैसे एक बात कहूँ मिशाल? साइम को शरारत सूझी। हाँ, बोलो। यार, वो ठीक कहता है। कौन? क्या कहता है? इर्तिज़ा। क्या कहता है इर्तिज़ा? मिशाल ने नासमझी से पूछा। यही कि उसने ऐसे ही तुम्हें दिल दिया, हालाँकि ज़रूरत तुम्हें दिमाग की थी। साइम शरारत से कहकर भाग गया। मिशाल उसे मारने के लिए पीछे लपकी। बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। वो भी उसके पीछे भाग गई थी मारने के लिए। कहाँ है आपका दामाद? आपके दामाद ने तमाशा क्या बनाया हुआ है? उसने मेरे बेटे को मारा है। शुजा, शुजा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मिशाल और साइम अभी नीचे ही आए थे कि सामने लाउंज के दरवाजे पे उसके ताया शाकिर साहब खड़े थे, और उनसे कुछ फासले पर
मिशाल की वालिदा और खाला खड़ी थीं, जबकि वो अब चीख रहे थे, शुजा, शुजा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। भाभी, आप शुजा को बुलाएं। कहाँ है शुजा? वो गुस्से में बुलंद आवाज में बोल रहे थे, शुजा घर पे नहीं है, वो पेंशन लेने गए हुए हैं। भाई साहब, क्या बात है, आप बैठ के बात करते हैं। शहनाज बेगम ने उन्हें आराम से बात करने का कहा। भाभी, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। आपका दामाद कहाँ है? सामने खड़ी मिशाल को देखकर बोले। मगर भाई साहब, बताएं तो सही, हुआ क्या है? आपकी इस बेटी के शोहर ने, मिशाल की तरफ इशारा करते हुए बोले, मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे की टांग तोड़ दी, मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है। मिशाल तो वहीं सीढ़ियों के दरमियान में खड़ी सुन के हैरान हो गई। लाउंज में खामोशी छा गई, सब हैरान हो गए। साइम, जो मिशाल के साथ ही खड़ा था, उसकी जुबान में खुजली हुई। मिशाल के जरा करीब हुआ। नहीं ओए, वो तो दोनों टांगे तोड़ता है, तुम्हारे ताया को गलतफहमी हुई है। साइम, चुप करो बदतमीज। मिशाल ने उसे कोहनी मारी। नहीं यार, तुम्हारे ताया को गलतफहमी हुई है। बताओ, बताओ ताया को कि तुम्हारा बंदा दोनों टांगे तोड़ता है, एक टांग वाला काम वो नहीं करता। मिशाल के घूरने पर वो चुप हो गया। इतने में शोर की आवाज़ सुन के दानियाल भी वहां आ गया। ताया जान, आप प्लीज़ बैठ के बात करें। मैं क्यों बैठ के बात करूं? मेरा एक बेटा है इकलौता, और वो भी तुम्हारे उस बहनोई ने उसे इतना मारा है कि वो अस्पताल में दर्द से मर रहा है, और तुम कहते हो मैं बैठ के बात करूं? इसी लायक था आपका बेटा। साइम ने फिर मिशाल के कान में कहा। मिशाल ने उसे एक घूरी से नवाजा। शुजा आए तो उसे बता देना कि अपने दामाद को समझा ले, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पहले भी उसने मेरे बेटे की दोनों टांगें तोड़ दी थी, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपके दामाद को। वो इतना कहकर चले गए। दोनों टांगे? क्या पहले भी इर्तिजा दोनों टांगे टांगे तोड़ चुका था जाबिर की? जबकि जाबिर ने तो मिशाल से कहा था कि इर्तिजा ने उसके आदमियों की टांगे तोड़ी हैं, और इर्तिजा ने तो मिशाल के सामने इन सबको मारा था, बहुत बुरी तरह से पीटा था, मगर वो फिर भी जाबिर के हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। सिर्फ इस बात पे कि ज़ारा को तलाक इर्तिज़ा ने करवाई है, ये बात अपने मुँह से मान भी ली थी। इसीलिए वो गुस्से में इर्तिज़ा को छोड़ आई थी, और अब उसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है सच में। जबकि बाकी सब लाउंज में हैरान खड़े रह गए। दानियाल को पता था कि इर्तिज़ा ने उसे क्यों मारा है, जबकि शहनाज़ बेगम और मुमताज़ बेगम हैरान खड़ी रह गईं। इर्तिज़ा ने ऐसा क्यों किया? मिशाल सीढ़ियों से उतरकर अपने रूम में चली गई। साइम भी उसके पीछे गया। रूम में जाके उसने सबसे पहले इर्तिज़ा का नंबर डायल किया, जो कि हमेशा की तरह बंद जा रहा था। मिशाल को गुस्सा आया। मजाल है जो ये इंसान अपना मोबाइल ऑन रख ले, फजूल आदमी। शर्म करो लड़की, शोहर को फजूल आदमी कह रही हो? साइम, तुम मार खाओगे, यहाँ जाओ यहाँ से, मिशाल ने गुस्से से कहा। वो बजाय उसके कि कमरे से निकल जाता, वो अब रूम में आ गया। अब क्या है, छोड़ दो मेरी जान, मिशाल उकता कर बोली। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे तो बात नहीं करती थी तुम। साइम, प्लीज तुम इस वक्त जाओ, मिशाल ने रिक्वेस्ट की। ओके, जा रहा हूँ मैं। शादी जो कर ली तुमने, अब मुझे गरीब को कहाँ पूछोगी? जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं भी तुम्हें नहीं पूछूंगा। फिर कभी मुझे फ़ोन मत करना, मुझसे कभी बात मत करना, मैं जा रहा हूँ। साइम इतना कहकर चला गया। ड्रामेबाज़, मुझे बेवकूफ़ बनाता है, एक्टिंग करता है, बदतमीज़, लंगूर। फिर से इर्तिज़ा का नंबर ट्राई किया, मगर फिर से वही जवाब मिला। गुस्से से वो फ़ोन बेड पर फेंका, कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। फ़ज़ूल आदमी। हाजी बशीर, मिस्टर एतराज़, तुम एक बार वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने में उसका फ़ोन रिंग हुआ। जल्दी से जाके फ़ोन उठाया। जो ही फ़ोन कान के साथ लगाया, जानी पहचानी आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम प्रोफ़ेसर साहिबा। मैं ज़ैन बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो प्रोफ़ेसर साहिबा, आपको एक बात बतानी थी। जी ज़ैन, आप कहें, मैं सुन रही हूँ। वो प्रोफ़ेसर साहिबा, आपके कज़न को हमने मारा है। क्या? मगर क्यों? मिशाल को हैरानगी हुई। वो दरअसल प्रोफ़ेसर साहिबा, इर्तिज़ा हमें कहकर गया था कि आपके कज़न की टाँगें तोड़नी है, तो वो अब मसला ये है कि एक टाँग टूटी है। हालाँकि हमने तो अच्छे से मारा था, दोनों टाँगें तोड़ी थीं अपनी तरफ से, मगर फिर भी उसकी एक टाँग बच गई। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? विशाल को समझ ना आई कि वो ये सब उसे क्यों बता रहे हैं। वो इर्तिज़ा ने कहा था कि अगर दोनों टाँगें ना तोड़ी तो हमारी टाँगें तोड़ देगा। आप प्लीज़ हमें बचा लेना। ज़ैन मासूमियत से बोला, जबकि बाकी दोनों ज़ैन के साथ कान लगा के खड़े थे, दाएँ-बाएँ। पीछे से समीर की आवाज़ आई, प्रोफ़ेसर साहिबा, प्लीज़ हमें बचा लें। हम आइंदा से पंगे नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें बचा लें। इन तीनों की मिली-जुली आवाज़ें आ रही थीं। प्लीज़ हमें बचा लें। मिशाल ने उकताहट से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ज़ूल इंसान, जैसा खुद फ़ज़ूल आदमी है, वैसे फ़ज़ूल दोस्त हैं इसके। बदतमीज़, ब्लैकमेलर, फ़ज़ूल आदमी, हाजी बशीर, मिस्टर एतराज़, गूंडा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इर्तिज़ा, बस तुम वापस आ जाओ। मुर्तज़ा कब से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, बस दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। दिल ही दिल में उसे ये भी डर था कि माहम उसे छोड़ के चली ना जाए, मगर उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। ऑपरेशन कब से चल रहा था? अब दिन हो चुका था, दिन का 1 हो चुका था। नईम साहब कई बार उसे कह चुके थे कि बैठ जाओ, मगर वो कब से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के साथ टेक लगा कर खड़ा था। मुसलसल वो लोग बाहर बैठे माहम के लिए दुआएं कर रहे थे। इतने में ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे मुर्तज़ा आगे से हटा। डॉक्टर बाहर आई, थोड़ा आगे आकर नईम साहब की तरफ बढ़ी।
मुर्तज़ा जल्दी से उनकी तरफ लपका। डॉक्टर, डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? मुर्तज़ा को बेचैनी हुई। सभी अपनी जगह से उठे और उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर को देख रहे थे। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज के मुंतजिर थे। डॉक्टर के महज चंद अल्फाज उनको जीने की नई उमंग दे सकते थे। वही चंद अल्फाज उन्हें जीते जी मार भी सकते थे। मुर्तज़ा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सिर्फ चंद लम्हे लगे थे डॉक्टर को बात शुरू करने में। इन चंद लम्हों ने मुर्तज़ा को बेचैन कर दिया था। मुबारक हो, उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। कोई मौजज़ा हो गया है। नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पे आके पेशेंट्स के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर आपकी दुआओं ने उन्हें बचा लिया है। अभी कुछ घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहकर चली गई। पीछे सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। कुछ पल तो इन सबको समझ ना आया कि वो क्या करें। सब खुशी से कोई भी रिएक्शन ना दे सके, जबकि मुर्तज़ा वहीं घुटनों के बल बैठा ज़मीन पे सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू रवा हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया उसके उसने मुर्तज़ा की दुआएं सुन ली हैं, वरना वो ज़िंदगी में कभी भी खुद को माफ़ ना कर पाता। और यूं ही सजदे में आंसू बहाता रहा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि बाकी सब खुशी से झूम उठे। नईम बुखारी जब्बार मलिक के गले लग गए। दोनों दोस्त बेहद खुश हुए। मैंने तुम्हें कहा था ना जब्बार, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो मेरी तरह है। शेरनी बेटी है मेरी, वो मौत से भी लड़ सकती है। नईम साहब की बात पे जब्बार मलिक मुस्कुराए। नईम साहब ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने आज अपने दोस्त को 5 महीने बाद हंसते हुए देखा था। ज़ेबा बेगम भी पास खड़ी खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं। एक कोने में खड़ा मंगू सब सुन के खुश हुआ, जबकि मुर्तज़ा चुपचाप वहां से निकल गया, मस्जिद चला गया। माम को होश आ गया था, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि सर पे पट्टी बंधी हुई थी। चेहरा बुझा-बुझा सा था। आंखों में वीरानी, बल्कि किसी की तलाश थी, और वो इंसान सामने ही नहीं आ रहा था। ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है माम का महबूब, उसने दिल में सोचा। जब्बार मलिक माहम के पास बैठे थे। वो बस उदासी से सबको देख रही थी। सामने ही सोफे पर नईम बुखारी और ज़ेबा बेगम भी बैठे हुए थे, जबकि जब्बार मलिक उसके पास चेयर पर बैठे बेटी के हाथ को थामे उससे बातें कर रहे थे, और वो खामोशी से सब सुन रही थी। ज़ेबा बेगम भी उससे बातें कर रही थीं। वो उसे बता रही थीं कि उन्होंने माहम को कितना तलाश किया, और इन 5 महीनों में गुज़री हर बात बता रही थी। कितना उन्होंने माहम को तलाश किया। तुम कहाँ चली गई थी? मुर्तज़ा ने अच्छा नहीं किया, कम से कम वो उन्हें बताती। वो मुर्तज़ा से बात करती, मगर यूँ घर छोड़ के चली गई और किसी को कुछ बताया भी नहीं। वो इन 5 महीनों में मुर्तज़ा पे गुज़री हर तकलीफ़, मुर्तज़ा की तड़प की एक-एक दास्तान भी उसे बता रही थीं। ज़ेबा बेगम बोलना ख़त्म करती तो नईम बुखारी बताना शुरू कर देते। वो चुप करते तो जब्बार मलिक अपनी बातें शुरू कर देते। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई? अपने डैड के पास आती ना, जबकि माहम के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सब सुनती रही। काफ़ी देर बाद बोली तो सिर्फ इतना, आई एम सॉरी डैड। इतना ही बोली, और फिर से दवाइयों के ज़ेर असर नींद तारी हो गई और वो सो गई। रात हो चुकी थी। मुर्तज़ा मस्जिद में था अभी तक। इशा की नमाज़ पढ़ के वहीं शुक्राने की नफ़ल अदा करता रहा। रात 1 बजे हॉस्पिटल आया। आहिस्ता से माहम के पास आया। चेयर आगे करके माहम के पास बैठा। उसके हाथ को अपने हाथों में थामा, यूँ ही उसे देखता रहा। पहले की तरह नहीं लग रही थी। वो अब तो सदियों की बीमार मालूम हो रही थी। इतनी बड़ी बीमारी से लड़ के आई थी। उसके हाथ को थामे उसे देख रहा था। उसे अपनी और माहम की पहली मुलाकात याद आई। लिफ्ट में उसे वो लड़ती झगड़ती। उस वक़्त की माहम में और आज की माहम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस वक़्त की माहम बहुत खूबसूरत और हशाश-बशाश थी, और आज की माहम का चेहरा बुझा हुआ था, सदियों की बीमार बेरौनक चेहरा था। मुर्तज़ा को दुःख हुआ, क्या हाल कर दिया था उसने उसने इस लड़की का। मुर्तज़ा की मोहब्बत ने उसे क्या से क्या बना दिया था। मुर्तज़ा की मोहब्बत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने माहम का हाथ अपने लबों को लगाया। मुर्तज़ा के आंसू उसके हाथ पे गिरे। आई एम सॉरी माहम, सॉरी। मैं तो तुम्हारी माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। बहुत नाशुक्रा और खुदगर्ज़ इंसान हूँ मैं। तुम्हारी मोहब्बत को डिज़र्व ही नहीं करता। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। कई आंसू माहम के हाथ पे गिरे। वो यूं ही सारी रात उसके पास बैठा रहा, उसके हाथ को थामे अपने दिल की बातें करता रहा। और आज ऐसा पहली बार था कि मुर्तज़ा माहम के पास था, और वो सोती रही क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया था। वरना तो वो मुर्तज़ा की एक आहट पे जाग जाया करती थी। आज उसका महबूब पास था, और कमबख्त उसे नींद आ गई थी। अगर माहम मलिक को ये बात पता चल जाए तो सारी ज़िंदगी इस बात का अफ़सोस मनाएगी, शदीद अफ़सोस। और ये भी हो सकता था कि वो इस बात पे डॉक्टर से लड़ पड़ती, क्योंकि बकौल मुर्तज़ा के उसकी बीवी बदतमीज़ है। मिशाल सुबह नाश्ते की टेबल पे आई। साइम के सामने रखी चेयर खींच कर बैठी। सामने ही साइम बैठा नाश्ता कर रहा था। ताज़ा ताज़ा पराठे की खुशबू फैली हुई थी। साइम मज़े से पराठे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ज़ारा, नाश्ता ले आओ, मुझे भूख लगी है। मिशाल ने ज़ारा को आवाज़ दी। बाकी सब ने कर लिया नाश्ता? साइम को मुखातिब किया। हाँ, कर लिया है सबने नाश्ता। यहाँ सारे यहाँ काम-काज वाले लोग हैं। नाश्ता करके अपने-अपने काम पर चले गए हैं। तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं हैं, जो सुबह के 10 हो गए हैं और अभी तक नवाबज़ादी सो रही थी। साइम के इस तरह कहने पे मिशाल को तो मानो आग लग गई। कौन से काम-काज वाले इंसान? सिर्फ़ दानियाल ही तो जॉब करता था। साइम खुद तो निकम्मा था।
अच्छा, और तुम किस कैटेगरी में आते हो? जो मेरे साथ ही नाश्ते पे बैठे हुए हो और मुफ्त के पराठे मेरी बहन के हाथ के बने हुए ठूस रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें बेरोज़गार निकम्मे इंसान? एक नौकरी तक तुमसे ढूँढी नहीं जाती और जो ढूँढ लेते हो गलती से उस पे टिकते नहीं हो। तुम्हारी छिछोरी हरकतों की वज़ह से तुम्हें लोग नौकरी से निकाल देते हैं। मिशाल ने भी हिसाब बराबर किया। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारी बहन के हाथ के पराठे नहीं ठूँस रहा, अपनी होने वाली बीवी के हाथ के पराठे नोश फरमा रहा हूँ। साइम ने सामने से आती ज़ारा को देख के प्यार भरे लहजे में कहा। वो जो अब मिशाल के आगे नाश्ता रख रही थी, जल्दी से नाश्ता रख के पलट गई। और दूसरी बात ये, जो तुम्हारा शौहर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है ना, कि मुर्तज़ा ने मुझे माहम की वजह से नौकरी से निकाल दिया, तो ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है। माहम मेरी दोस्त है। और हाँ, तीसरी बात, मैं इसलिए घर पे हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मुझे एयरपोर्ट जाना है बाबा को लेने के लिए। बढ़िया है, निकम्मा कहने वाली। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं आज? फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट। बल्कि नहीं, मुझे घर जाना है। साइम, तुम नाश्ता करके पहले मुझे घर छोड़ आओ, फिर वहाँ से एयरपोर्ट चले जाना। मैं क्यों घर छोड़ आऊँ? अपने शौहर को बुलाओ, और वैसे भी मेरी अब अपनी शादी होने वाली है। मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगी हैं। मैं अब लोगों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता। साइम फुल मूड में था, मिशाल को तंग करने के वो अपना कल वाला बदला ले रहा था। अच्छा, ज़्यादा नखरे नहीं दिखाओ, मैं ड्राइवर को फ़ोन कर लूँगी, ड्राइवर मुझे लेने आ जाएगा। तुम अपनी खैर मना लेना। इर्तिज़ा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मधूस इंसान, वो गुस्से से कह के नाश्ते में मसरूफ़ हो गई, जबकि साइम दिल ही दिल में महज़ूज़ हो रहा था। मिशाल नाश्ता खत्म करके बर्तन किचन में रखने के लिए अभी उठी ही थी, जो ही टीवी लाउंज से गुजरी, उसके बाबा टीवी लाउंज में बैठे न्यूज़ देख रहे थे। उसके कानों में आवाज़ पड़ी। एंकर चीख चीख कर ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही थी। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें, इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि मशहूर सियासतदान नईम बुखारी के सबसे छोटे बेटे इर्तिज़ाउल हसन बुखारी, जो कि इस बार इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनके बारे में इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि वो कराची में जलसा करने की गर्ज से गए थे। जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल में आग लग गई है। आग ने पूरी तरह से होटल को अपनी लपेट में ले लिया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि जब आग लगी तो वो अपने रूम में ही थे। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि इर्तिज़ाउल हसन बुखारी होटल में आग लगने के बायस जल के मर गए हैं। ज़राए उसे अभी इतनी ही खबर आई है क्योंकि आग में जलने वाले लोगों की लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही। बहुत से लोग इस आग में जलकर मर गए हैं। आग ने बुरी तरह से होटल को अपनी लपेट में ले लिया है। आग पे काबू बहुत मुश्किल से पाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू नहीं कर सकी। आग ने होटल को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। खबर है कि होटल में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सका। मिशाल के हाथों से बर्तन गिरे। उसका दिमाग पूरी तरह माउफ हो गया। उसे कुछ समझ ना आई कि क्या हुआ है। शुजा कियानी अपनी जगह से एकदम उठे। साइम भी भागता हुआ खबर सुन के आया। घर के सारे अफराद भागते हुए लाउंज में जमा हो गए। सब हैरान नजरों से टीवी स्क्रीन को देख रहे थे, जहां एंकर चीख-चीख के होटल में मौजूद सब इंसानों की मौत की खबर सुना रही थी। वो बुत बने सकते की हालत में खड़े थे और मिशाल बुत बनी तमाशाई की तरह खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे सिर्फ अपने कहे गए अल्फाज याद आए, तो तुम मर जाओ इर्तिजा। नहीं, नहीं इर्तिजा, इर्तिजा को कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम से चीखी। शुजा साहब बेटी की हालत देख के भागते हुए बेटी के पास आए। बेटी को खुद में भेंच लिया। नहीं बाबा, बाबा, बाबा उसे कुछ नहीं हो सकता, बाबा उसे कुछ नहीं हो सकता। वो रोते हुए बस यही कह रही थी। लाउंज में खड़ा हर इंसान गमज़दा और अश्कबार था। बाबा, बाबा उसे कुछ नहीं होगा ना? बाबा बताएं ना, उसे कुछ नहीं होगा ना? बेटा वो ठीक होगा, हौसला रखो, शुजा साहब ने दिलासा देना चाहा। मगर अब भी एंकर की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। इर्तिज़ाउल हसन बुखारी इस दुनिया में नहीं रहे। होटल में मौजूद किसी भी इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। होटल में मौजूद मौजूद सब लोग जल के मर गए हैं। साइम ने रिमोट उठा के और टीवी ऑफ कर दिया। बाबा, बाबा, इर्तिज़ा, वो फूट-फूट कर रो रही थी। गाड़ी निकालो। शुजा साहब के कहने पे साइम ने जल्दी से गाड़ी निकाली। साइम, शुजा साहब, शहनाज बेगम मिशाल को लेके नईम बुखारी के घर आ गए। मिशाल सारा रास्ता रोती रही, अपने अल्फाज याद याद करती रही। तो तुम मर जाओ इर्तिज़ा। शहनाज बेगम बेटी को दिलासा देती रहीं। बेटी की हालत पर उनका दिल कट कर रह गया था। गाड़ी जो ही गेट के बाहर आ रुकी, गार्ड गेट खोलने के बजाय उनके पास आया और आके बताया कि सब हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल का सुन के साइम ने जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। मिशाल सारे रास्ते रोती रही और इर्तिज़ा की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही और अपने अल्फाज पर पछताती रही। आज उसने उसने आज वाक़ई में मान लिया था कि वो एक बेवकूफ़ औरत है, जिससे इतने प्यार करने वाले शौहर की कदर नहीं की, जिसे मरने की बद्दुआ दी। और अब जब वो मर रहा था, तो उसके जीने की दुआ कर रही थी। गाड़ी से उतर के वो चारों तकरीबन भागते हुए हॉस्पिटल में दाखिल हुए। सामने ही उन्हें जग्गू नज़र आया, जो उन्हें मतलूबा जगह पर ले आया। जब वो वहाँ पहुँचे, तो एक और बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही थी। ज़ेबा बेगम इर्तिज़ा की मौत का सुन के होशो-हवास से बेगाना हो गई थीं। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था।
जबकि मुर्तज़ा इर्तिज़ा का पता लगाने के लिए जा चुका था। नईम बुखारी हारे हुए इंसान की तरह बैठे हुए थे। दूसरी तरफ माहम भी इसी हॉस्पिटल में थी। साइम मिशाल और उसकी वालदा के पास बैठा हौसला दे रहा था, जबकि शुजा साहब और जब्बार मलिक नईम साहब का गम हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। मुर्तज़ा कराची चला गया था। जग्गू एक तरफ शर्मिंदा खड़ा था। नईम बुखारी से डांट खा चुका था कि वो इर्तिज़ा के साथ क्यों नहीं गया, इर्तिज़ा को अकेला क्यों जाने दिया, और वो भी किसी सिक्योरिटी के बगैर गया था। आग पर काबू पा लिया गया था, सब लाशों को निकाल लिया गया था, कोई भी इंसान नहीं बचा था। होटल में मौजूद सारे इंसान जलकर राख हो गए थे। अस्पताल के बाहर लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद अपने प्यारों की लाश की शिनाख्त करने के लिए मौजूद थी। मुर्तज़ा भी जिनमें से एक था। मीडिया वाले भी वहीं थे। 3 दिन बाद इलेक्शन था और इलेक्शन का सबसे भारी उम्मीदवार, जिसके इलेक्शन जीतने के 100% चांसेस थे, उसकी मौत की खबर चल रही थी। एक न्यूज़ एंकर ने आकर मुर्तज़ा से बात करनी चाहिए, मगर मुर्तज़ा रश को चीरता हुआ आगे निकल गया। मुर्तज़ा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा रहा, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो कैसे अपने भाई की लाश देखता, उसमें हिम्मत नहीं थी। सब इंसान रोते हुए अपने प्यारों की जली लाशों को ले गए। मुर्तज़ा वहीं कॉरिडोर में खड़ा रहा। मंगू भी मुर्तज़ा के साथ खड़ा सब देखता रहा। डॉक्टर ने आकर ज़ेबा बेगम की ज़िंदगी की नवीद सुनाई। वो अभी बेहोश थी। होश में आके उन्होंने फिर इर्तिज़ा का पूछना था, और ये लम्हा नईम बुखारी के लिए बहुत मुश्किल था। नईम बुखारी ने मिशाल और महम को मुर्तज़ा के साथ घर भेज दिया। महम अब बेहतर थी, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। शुजा साहब और जब्बार मलिक वहीं नईम बुखारी के पास रहे, अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। ज़ेबा बेगम होश में आने पर इर्तिज़ा का पूछ रही थी, मगर फिर सब याद आने पर फिर से होश-ओ-हवास से बेगाना हो गई थी। नईम बुखारी के लिए ये सब सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी जान-ए-अज़ीज़ बीवी की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अगले दिन नईम बुखारी गुस्से में सुबह-सुबह घर आ गए। ज़ेबा बेगम को हॉस्पिटल ही छोड़कर लॉन्ज में गुस्से में इधर-उधर टहल रहे थे। मिशाल अपने कमरे में मातम बना रही थी। मिनाल और ज़ारा उसके पास थीं, उसे दिलासा दे रही थीं। माहम पास खड़ी सब देख रही थी। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि इर्तिज़ा कहाँ है? अंकल, आप आंटी को हॉस्पिटल क्यों छोड़ आए? आंटी को साथ क्यों नहीं लाए? माहम को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बार-बार दाखिली दरवाज़े की तरफ देख रहे थे। जैसे फ़ौजी बॉर्डर पे फायर का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसे दुश्मन पे धावा बोलना है। वैसे ही नईम बुखारी दाखिली दरवाज़े की तरफ देख के सामने से आने वाले इंसान पे बंदूक ताने खड़े थे। वाली सिचुएशन में थे। थोड़ी देर बाद उनके पीछे जब्बार मलिक भी आए। जब्बार मलिक ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही नईम बुखारी ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवा दिया। वो खामोश होकर एक तरफ जाके महम के साथ खड़े हो गए। महम ने इशारे से उनसे पूछना चाहा। जब्बार मलिक ने उसे खामोश रहने का कहा। लाउंज से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मिशाल को किसी अनहोनी का डर लगा। ज़ारा और मिनाल शोर सुन के कमरे से नीचे आईं, जबकि मिशाल की हिम्मत न हुई कि वो कमरे से निकल के बाहर देख सके। वो इर्तिज़ा को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो कमरे में घुटनों में सर देके रख कर ज़मीन पे बैठी रोती चली गई। उसे अपने अल्फाज़ से पछतावा हो रहा था। तो तुम मर जाओ इर्तिज़ा। नहीं इर्तिज़ा, नहीं। प्लीज़ तुम आ जाओ। इर्तिज़ा प्लीज़ तुम आ जाओ। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। इर्तिज़ा तुम आ जाओ। आई एम सॉरी। रोती रही, चीखते-चिल्लाते, बस यही दुआ कह रही थी। दाखिली दरवाजे से वो अपने साथ ज़ेबा बेगम को थामे हॉल में दाखिल हुआ। माहम, मनाल और ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। माहम की नज़रें मुर्तज़ा पर रुक गईं। वो आज 2 दिन बाद उसे देख रही थी, जबकि मुर्तज़ा ने एक निगाह भी उस पर नहीं डाली। ज़ेबा बेगम को सोफ़े पर बिठाकर खुद माहम के साथ आ खड़ा हुआ। माहम ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो सामने नईम बुखारी की तरफ देख रहा था। माहम ने भी निगाहों का मरकज़ अब नईम बुखारी को बना लिया। लाउंज में मौजूद सब लोग ही नईम बुखारी को देख रहे थे। वो चलता हुआ नईम बुखारी के पास आया। आई एम सो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, नईम बुखारी का एक ज़न्नाटेदार थप्पड़ उसके बाएँ गाल को लाल कर गया। लाउंज में गहरा सकूत छा गया। सब हैरान नज़रों से नईम बुखारी को देख रहे थे। ऊपर खड़ी मिशाल हैरान कुन नज़रों से सब देख रही थी। सॉरी, सॉरी के बच्चे, किस बात के लिए सॉरी? माँ को अस्पताल पहुँचा के इस बात के लिए सॉरी? बाप को जीते जी मार के इस बात के लिए सॉरी? हम सबको अज़ियत पहुँचाकर या इस बात के लिए सॉरी? माँ को इस हाल में पहुँचा के खुद अय्याशी कर रहे थे, और आप अब आके कहते हो सॉरी कहते हो? तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें जीते जी मारने की। किस किस बात के लिए सॉरी करोगे? बोलो। वो जो बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर नीचे फर्श को घूर रहा था। नईम बुखारी की गरजदार आवाज़ पर सर उठाकर देखा। नईम, ये आप क्या? बेगम रोते हुए आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि ज़ेबा बेगम अपनी बात मुकम्मल करती, नईम बुखारी ने हाथ के इशारे से उनको खामोश करवा दिया। बस ज़ेबा जी, बहुत बर्दाश्त कर लिए मैंने आपके इस लाडले बेटे के करतूत, अब और नहीं। कहाँ है वो तुम्हारा फ़ोन? नईम बुखारी ने सामने खड़े इर्तिज़ा को ज़ोर से झंझोड़ा। फिर खुद ही उसकी जीन्स की पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाल कर ज़ोर से नीचे फर्श पर दे मारा। मोबाइल चिकनाचूर हो गया। मोबाइल के टुकड़े फर्श पर फैल गए। सब हैरान खड़े नईम बुखारी के गुस्से को देख रहे थे। मुर्तज़ा ने सामने ही देखते हुए अपने बाएं बाजू से माहम के गिर्द अपना हिसार बांध लिया। वो माहम को सहारा देना चाहता था, क्योंकि 2 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी।
माहम ने फिर से एक नज़र उसे देखा। क्या फ़ायदा तुम्हारे इस मोबाइल फ़ोन का? मुश्किल वक़्त में जिससे इंसान अपनों से राब्ता ना कर सके। और वो शर्मिंदा सा नज़र झुकाए खड़ा था। इर्तिज़ा, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है हमारा, कितनी अज़ियत में थे हम सब। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर क्या क़यामत गुज़री थी हम सब पर। हमने एक पूरा दिन किस कर्ब और अज़ियत से गुज़ारा है। नईम साहब की आवाज़ में वाज़ेह कपकपाहट थी। अपनी माँ को देखो। माँ की हालत देखी है तुमने? देखो अपनी माँ को। इर्तिज़ा को कॉलर से पकड़कर रुख मोड़कर ज़ेबा बेगम की तरफ इशारा करते हुए बोले, चलो मेरा एहसास ना करते, मगर अपनी माँ का एहसास कर लेते। मॉम मॉम करते तुम्हारी ज़ुबान नहीं तकती। फिर तुम्हें ज़रा एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ पे क्या गुज़रेगी? कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। मौत के मुँह में पहुँच गई थी तुम्हारी माँ, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से इर्तिज़ा। तुमने अपनी माँ को कब्र में उतारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तुम्हारा भाई, वो कराची जाकर तुम्हारी लाश की शिनाख्त कर रहा था। नईम बुखारी ने दुःख से इर्तिज़ा को देखा। उनकी आवाज़ में वाज़ेह दर्द था, वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। और इर्तिज़ा साहब खुद मज़े करते फिर रहे थे। मुझे तो तुमने जीते जी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इर्तिज़ा। मुझे इंतहाई दुःख है इस बात का कि तुम मेरे बेटे हो। नईम बुखारी अब सोफ़े पर ढह गए। आँख से एक आँसू गिरा, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। सब खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। ज़ेबा बेगम बस रो रही थी। इर्तिज़ा चलता हुआ आया और उनके कदमों में बैठ गया। उनके पाँव पकड़ लिए। आई एम सॉरी डैड। डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। डैड मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। डैड वो चली गई थी मैं क्या करता, इसलिए मैं भी घर छोड़ के चला गया। डैड वो मुझे नज़र नहीं आती तो कुछ नज़र नहीं आता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो रोता हुआ नहीं बुखारी से इल्तिजा कर रहा था। सब हैरान नज़रों से इर्तिज़ा को रोता हुआ देख रहे थे। ज़ेबा बेगम भी उसे पहली बार रोता हुआ देख रही थीं। माहम को इस वक़्त इर्तिज़ा में अपनी झलक नज़र आई। वो भी 5 माह पहले इसी तरह घुटनों के बल मुर्तज़ा के पास बैठे अपनी मोहब्बत की भीख माँग रही थी और वो अज़ियत और कुर्ब सोच के कई आँसू उसकी आँखों से गिरे। मिशाल के आँसुओं में मज़ीद रवानी आ गई। नईम साहब ने इर्तिज़ा को खुद से दूर करना चाहा। पीछे हटो, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने। मत आना, तुम्हें हमारा ज़रा एहसास नहीं है। मगर इर्तिज़ा ने मज़बूती से उनके बाहों को पकड़ लिया। नहीं डैड, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इर्तिज़ा की आँखें सुर्ख हो चुकी थीं, उसकी आँखों में आँसू थे। नईम बुखारी ने वहाँ से उठकर जाना चाहा। वो इर्तिज़ा को जल्दी माफ़ नहीं करना चाहते थे, मगर इर्तिज़ा ने मज़बूती से उनको थाम लिया। डैड प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दें, आगे से ऐसा नहीं होगा। इर्तिज़ा क्या कर रहे हो? सबके सामने अपना तमाशा बना रहे हो और बच्चों की तरह रोना बंद करो। नईम बुखारी ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि सब यहाँ मौजूद हैं। डैड प्लीज़ मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। इर्तिज़ा ने नईम बुखारी के घुटनों पर सर रख के बच्चों की तरह रोने लगा। सबने हैरत से उसे देखा। मगरूर इंसान जो लोगों से सीधे मुँह बात भी नहीं करता था, आज कैसे बिलक-बिलक कर रो रहा था। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती इर्तिज़ा, मिशाल के दिल ने एतराफ़ किया। कहते हैं कि मोहब्बत बच्चों का खेल नहीं, लेकिन मोहब्बत में रोया बच्चों की तरह जाता है, महबूब के लिए बच्चों की तरह तड़पा जाता है। जैसे बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ के लिए तड़प रहे होते हैं, बिलखते हैं। महबूब भी ऐसी ज़ालिम शय है जिसमें मुहिब अपने महबूब के लिए बच्चों की तरह रोता है, तड़पता है। इर्तिज़ा हटो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। नईम बुखारी की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था। उन्होंने इर्तिज़ा को पीछे हटाना चाहा और वहाँ से उठना चाहा। डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ नाराज़ मत हों। सर उठा के उसने इल्तिजा की। नईम बुखारी ने साथ बैठी हुई बीवी को देखा। ज़ेबा बेगम ने आँखों ही आँखों में उनसे माफ़ करने की इल्तिजा की। तुम उठो यहाँ से, फर्श पे क्यों बैठे हो? उन्होंने इर्तिज़ा को उठाना चाहा। नहीं डैड, मैं नहीं उठूँगा और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें पहले। इर्तिज़ा उठो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मॉम की खातिर। इस बात पर मुर्तज़ा के होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट ने रक़्स किया। वहाँ भी रोती हुई मुस्कुराई। ब्लैकमेलर। मुर्तज़ा के लबों से बेसाख्ता निकला। हटो इर्तिज़ा, छोड़ो मुझे। तुम मुझे अपने बाप को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मिशाल नम आँखों से मुस्कुराई। ये कमीना सब कर सकता है, मुर्तज़ा के लबों से निकला। यार बुखारी साहब प्लीज़ जाने देना, अब क्या बच्चे की जान लेंगे आप? इर्तिज़ा के कहने पर नईम साहब ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर मारा। मतलब ये इंसान थोड़ी देर से ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता था। हर वक़्त बकवास करते हो, मुँह बंद रखा करो अपना। जब्बार मलिक मुस्कुराए, सभी खुश हो गए। वो अब भी नईम बुखारी के कदमों में बैठा था। अब क्या है, अब छोड़ भी दे मेरे पाँव। डैड प्लीज़ आप शुजा अंकल से बात करें, वो मुझे छोड़कर चली गई है। डैड मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ओके, करूँगा बात शुजा से, तुम उठो जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। इतनी स्मेल आ रही है, 2 दिन से इन्हीं कपड़ों में हो गंदे। नईम बुखारी ने उसे अपने कदमों से उठाना चाहा। नहीं डैड, मैं रूम में नहीं जाऊँगा, आप अभी अभी चलें मेरे साथ, शुजा अंकल से बात करने। अच्छा यार चलता हूँ, पहले जाओ चेंज करके आओ। वो उठा, नईम बुखारी को ज़ोर से खुद में भेंच लिया। लव यू डैड, फिर उनसे अलग हुआ। फिर साथ बैठी ज़ेबा बेगम के गिर्द अपना हिसार बाँध लिया। ज़ेबा बेगम मुस्कुराई, मेरा शहज़ादा। थोड़ी देर बाद इर्तिज़ा रूम में गया तो रूम मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। इर्तिज़ा ने लाइट ऑन की तो सारा रूम रोशन हो गया। वो जो ही पलटा, सामने मिशाल को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो रूम के वसत में खड़ी उसे देख रही थी। आंखें रोने के बायस सुर्ख थीं, चेहरा भी रोने के बायस सुर्ख था।
वो इस रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। इर्तिज़ा को वो मनाज़िर याद आए, जब वो उसके सीने से लगी रो रही थी। वो पलक झपकना भूल गया, वो उसे रुलाना नहीं चाहता था। मगर रोने के बाद वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी इर्तिज़ा को। ऐसे मालूम होता था कि सारा हुस्न सिमट कर चेहरे पर आ गया हो। मिशाल ने उसका जायज़ा लिया। वो 2 दिन पहले वाली उसी जीन्स शर्ट में मलबूस था। अब शर्ट थोड़ी-सी गंदी हो चुकी थी। स्काई ब्लू शर्ट के पहले 2 बटन खुले थे, बाजू कोहनियों तक फ़ोल्ड थे। अब बाल बेतरतीब थे। मिशाल को देख के वो हमेशा की तरह धीरे से मुस्कुराया और जब मिशाल गुस्से में होती थी, तो उसको इर्तिज़ा की यही मुस्कुराहट सख्त ज़हर लगती थी। आज भी उसे इर्तिज़ा की ये मुस्कुराहट सख्त ज़हर लगी थी। वो चलती हुई इर्तिज़ा के पास आई। "कहाँ थे तुम?" गुस्से में सवाल किया। "आपने खुद ही मुझे निकाल दिया था, फिर मैं यहाँ रहकर क्या करता? आप भी तो चली गई थीं।" वो मासूमियत से बस इतना ही बोला। "मैं चली जाऊँगी या मैं गुस्से में कुछ कह दूँगी तो इसका मतलब ये है कि तुम मरने के लिए चले जाओगे? फ़ज़ूल आदमी!" मिशाल ने उसे एक धक्का मारा। वो 2 कदम पीछे हुआ, मिशाल मज़ीद उसके करीब आई। "तुम्हें ज़रा एहसास न हुआ?" फिर से दोनों हाथों को उसके सीने पर मारकर एक धक्का मारा गया। "तुम हर वक़्त अपनी मर्ज़ी करते हो, दूसरों की कोई मर्ज़ी नहीं है। अब क्या साँप सूँघ गया है? जो जवाब दो मेरी बात का।" वो धक्के मारती गई और वो मज़ीद 2 कदम पीछे जाता गया। अब बिल्कुल वो डोर के साथ लग गया था। डोर बंद था वरना वो बाहर चला जाता। मिशाल उसके करीब आई। "अब क्यों आए हो? अब भी चले जाओ ना। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का। मत दिखाओ मुझे अपनी शक्ल। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब क्यों आए हो? तमाशा देखने के लिए आए हो? बोलो, जवाब दो।" गुस्से में साथ-साथ रोते हुए मिशाल ने अब की बार उसे मारना शुरू कर दिया। वो चुपचाप खड़ा मार खाता रहा। "मर जाएगा इर्तिज़ा, अगर आप कहेंगी कि इर्तिज़ा मर जाओ।" इर्तिज़ा के ये कहने की देर थी कि उसके आँसुओं में मज़ीद रवानी आ गई। तुम बहुत बुरे हो इर्तिज़ा, बहुत बुरे, नफ़रत करती हूँ तुमसे, शदीद नफ़रत। तुम्हें सिर्फ़ अपना एहसास है, दूसरों का एहसास नहीं है। वो अब भी इर्तिज़ा को मुसलसल मार रही थी। इर्तिज़ा के ने उसके हाथों को थाम लिया, उसे ज़ोर से खुद में भेंच लिया। उसके रोने में अब मज़ीद शिद्दत आ गई, हिचकियों से रो रही थी। वो रोती रही। इर्तिज़ा उसे खुद में ज़ोर से भेंच कर महसूस करता रहा। मोहब्बत करें या नफ़रत करें, बस यार मुझे छोड़ के मत जाएँ। इर्तिज़ा ने हौले से उसके कान में सरगोशी की। वो जल्दी से कुछ याद आने पर उससे दूर हुई। "तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे?" इर्तिज़ा ने इस सवाल से बचने के लिए वहाँ से हटना चाहा, मगर मिशाल ने उसके इरादे देखकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। "खबरदार, अगर मेरी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से हिले भी तो।" मिशाल ने उँगली दिखाकर उसे वार्निंग दी। उसकी इस अदा पर इर्तिज़ा मुस्कुराया। "जब मैं गुस्से में हूँ तो तुम इस तरह से मुस्कुराया मत करो। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट ज़हर लगती है इर्तिज़ा उल हसन बुखारी।" वो गुस्से में लफ्ज़ चबा-चबा कर बोली। इर्तिज़ा ने एक झटके से उसे कमर से थाम के अपने करीब किया। "अच्छा, और जब आप गुस्से में नहीं होतीं, फिर आपको मेरी मुस्कुराहट कैसी लगती है?" आँखों में वाज़ेह शरारत थी। मिशाल यूँ इस तरह उसके करीब आने पे नर्वस हुई। खुद को छुड़वाना चाहा, मगर इर्तिज़ा की गिरफ्त मज़बूत थी। "मेरी बात का जवाब दो। तुम मुझे बातों में नहीं उलझा सकते।" फिर से साथ खुद को छुड़वाने की कोशिश की गई। "कौन-सी बात?" प्यार भरे लहजे में पूछा गया। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे?" "मेरे मोबाइल की बैटरी नहीं थी, इसीलिए किसी को फ़ोन करके इत्तला नहीं दे सका। फिर जैसे ही टीवी पे न्यूज़ सुनी, फ़ौरन भागता हुआ आ गया।" "मगर तुम कहाँ थे?" "मैं उसी होटल में ही रुका था, मगर आग लगने से थोड़ी देर पहले मैं होटल से बाहर निकल गया था, किसी काम के लिए।" इर्तिज़ा ने ये कहते हुए उसके चेहरे पे आई हुई एक शरारती लट को पीछे किया। उसकी इस हरकत से मिशाल नर्वस हुई, जबकि इर्तिज़ा मुस्कुराया। "छोड़ो मुझे।" मिशाल ने खुद को छुड़वाना चाहा। अब इर्तिज़ा ने छोड़ दिया। "और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम इर्तिज़ा उल हसन बुखारी, आज के बाद अगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम जहाँ जाओगे मुझे बता के जाओगे। हर 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो, समझ आई?" वो उँगली दिखाकर वार्निंग देती हुई बोली। "क्या कहा आपने? मुझे आवाज़ नहीं आई।" वो थोड़ा मिशाल के आगे झुका, दाएँ कान को सहलाया। दाएँ हाथ से कान को सहलाया। अब बोले, "मैंने कान खोल लिया है, ड्रामेबाज़ इंसान।" मिशाल इतना कहकर पलटी, जब पीछे से इर्तिज़ा ने कुछ कहा। "बेवकूफ़ प्रोफ़ेसर।" वो सुन नहीं सकी। "क्या कहा है तुमने? मेरे मुँह पे कहो।" "अरे नहीं, नहीं प्रोफ़ेसर साहिबा, मैं कुछ क्यों कहूँगा आपको?" मेरी इतनी मजाल, चलकर मिशाल के पास आया, जो अब आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। "मजाल के बच्चे, ज़रा ये बताओ तो मेरे भाई से क्या कहते रहे हो?" "क्या? क्या कहा है मैंने?" इर्तिज़ा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बात कर रही है। "तुमने क्या कहा है मेरे भाई को? कि मैं बेवकूफ़ औरत हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। मुझे दिमाग की ज़रूरत थी और तुमने मुझे फ़ज़ूल में दिल दे दिया।" इर्तिज़ा तो सुनकर हैरान रह गया। उसे दानियाल से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। साला कमीना, मरवा दिया मुझे। इर्तिज़ा ने दानियाल को गाली दी। मिशाल को समझ ना आई। "क्या क्या कहा है तुमने? ऊँचा बोलो।" "नहीं, नहीं, कुछ नहीं।" "फिर क्या मेरे भाई झूठ बोल रहे हैं?" "नहीं यार प्रोफ़ेसर साहिबा, मैं क्यों आपके बारे में ऐसी बातें करूँगा?" इर्तिज़ा को समझ ना आई कि वो क्या जवाब देता। "मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? बोलो।" "नहीं यार," इर्तिज़ा जल्दी में बोला। "क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे पास दिमाग नहीं है?" विशाल को गुस्सा आया। "नहीं, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था।
इर्तिज़ा जल्दी से उसके पास आया, मिशाल को शानों से थामा। फिर क्या मतलब था? यार मेरा मतलब था कि इर्तिज़ा को समझ ना आई कि वो क्या जवाब दे। मिशाल ने आईब्रो ऊपर को उठाकर पूछा। इर्तिज़ा अब चेहरा झुकाकर उसकी ऊपर कोठी निगाहों में देख रहा था। विशाल ने अब उसे बुरी तरह फंसा दिया था। इर्तिज़ा मज़ीद झुका और एक गुस्ताखी की। उसको अब कमर से थाम कर लब उसकी पेशानी पर रख दिए। मिशाल ने आँखें मीच लीं, फिर थोड़ा-सा पीछे हटा और एक फूँक उसकी बंद आँखों पर मारी। मिशाल ने शर्म से निगाहें झुका लीं। इर्तिज़ा अब भी उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था, फिर उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर किया। अब पूछें आप, क्या पूछना चाहती हैं आप? इर्तिज़ा शरारत से बोला। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं पूछना। वो हल्का-सा मिनमिनाई। मगर मैं तो बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको दिल क्यों दिया और क्यों आपको दिमाग देना चाहिए था। इर्तिज़ा छोड़ो, वो अब फिर से नज़रें झुका गई। इर्तिज़ा ने फिर से उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी काली आंखों में देखा, भूरी काली आंखों का इर्तिकाज़ हुआ। इतने में मिशाल की आंखों में आंसू आ गए। इर्तिज़ा बेचैन हुआ, जल्दी से मिशाल को खुद से अलग किया। यार आप रो क्यों रही हैं? नहीं करता आपको तंग, ये लें छोड़ दिया आपको। इर्तिज़ा समझ रहा था कि वो उसके यूँ ज़बरदस्ती करीब आने पर रो रही है, मगर इर्तिज़ा को हैरत का शायद झटका तब लगा जब वो इर्तिज़ा के गले लगकर रोने लगी। इर्तिज़ा हैरान और परेशान रह गया और वो ज़ारों की तरह रोने लगी। यार क्या हो गया है प्रोफ़ेसर साहिबा, क्यों रो रही हैं? इर्तिज़ा ने उसे खुद से अलग करके पूछना चाहा, मगर मिशाल ने मुज़ाहमत की और फिर से उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? नहीं, मिशाल ने रोते हुए सरनफ़ी में हिलाया। फिर मैं बुरा लगता हूँ आपको? नहीं, फिर से रोते हुए सरनफ़ी में हिलाया। मतलब अच्छा लगता हूँ? इर्तिज़ा मुस्कुराया। अब के मिशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने जाबिर की बात पर यकीन कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिशाल रोते हुए बोली। इर्तिज़ा ने उसे खुद से अलग किया, उसके गालों पर बहते मोटे-मोटे आंसू साफ किए। कोई बात नहीं, बस यार अगर आपको गुस्सा आए ना तो आप लड़ सकती हैं, मुझे धक्के दे सकती हैं, मार सकती हैं, मगर प्लीज़ घर छोड़कर मत जाइएगा। आपके बगैर मैं नहीं रह सकता, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। इर्तिज़ा के इज़हार पे मिशाल नम आँखों से मुस्कुराई। बस ऐसे मुस्कुराती रहा करें। इर्तिज़ा ने धीरे से उसकी ठोड़ी को सहलाया। वैसे एक बात तो बताएँ? विशाल ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। यार प्रोफ़ेसर साहिबा आप 45 किलो की हैं, इतने ज़ोर से धक्के कैसे मार लेती हैं? मुझ बेचारे 65 किलो के बंदे को गिरा देती हैं। विशाल शर्मिंदा हो गई, नज़र नीचे झुका ली। सॉरी, बस इतना ही बोली। कोई बात नहीं, मैं मज़ाक कर रहा था। इर्तिज़ा ने उसकी शर्मिंदगी कम करना चाही। तुमने उस जाबिर को खुद क्यों नहीं मारा? अपने दोस्तों से क्यों मरवाया है? अब मिशाल ने सवाल किया, जिस पे इर्तिज़ा ने शर्मिंदगी से सर को खुजाया। आप खुद ही कहती हैं कि गुंडों वाली हरकतें हैं मेरी, इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। उन तीनों से कहा था कि अक्ल ठिकाने लगा देना, मगर मैं कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। उसकी दोनों टांगें तोड़नी चाहिए थी इस कमीने की। इर्तिजा के गुस्से में कहने पर मिशाल ने उसे घूर कर देखा। तुम क्यों करते हो ऐसा? अंकल जहांगीर बता रहे थे तुमने उस डॉक्टर को भी मारने की कोशिश की थी। कौन जहांगीर? इर्तिजा समझ नहीं सका। तुम्हारे गार्ड। ओह अच्छा, जग्गू। मैंने उसे नहीं मारा, बस वार्निंग दी थी। कौन सी वार्निंग? जो आपके कजन को दी है। वो अब गाँव चला गया है, अब कभी यहाँ नहीं आएगा। वो क्या? यही कि जो भी मेरी बीवी के लिए लाहौर आएगा, अपनी टाँगों पे सलामत वापस नहीं जाएगा। आपके इर्तिज़ा ने गुस्से और जुनून की कैफ़ियत में कहा। मिशाल थोड़ा-सा डर गई। उसे बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाले इर्तिज़ा की झलक नज़र आई जैसे वो सारा पे गुस्सा कर रहा था। इर्तिज़ा ने जब उसका चेहरा देखा तो जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। अरे यार प्रोफ़ेसर साहिबा, मज़ाक कर रहा था मैं। आगे बढ़ के मिशाल को अपने हिसार में लिया। मिशाल उससे अलग हुई। पीछे हटो गंदे, अंकल ठीक कहते हैं, स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से। अब की बार इर्तिज़ा शर्मिंदा हुआ, शर्ट को आगे से पकड़ के नाक के करीब ले जाके बुरी सी शक्ल बनाई। सॉरी यार, डैड ठीक कह रहे थे। 2 दिन से इन्हीं कपड़ों में हूँ, स्मेल तो आएगी ना। मैं अभी शॉवर लेके आता हूँ। वो इतना कहकर वॉशरूम में घुस गया। मिशाल पीछे फीका सा मुस्कुराई। वो बहुत पॉसेसिव था उसके लिए। मिशाल को हकीकत में डर लगने लगा था। मिशाल के घर से वापसी पे ज़ारा और मनाल साइम के साथ वापस जा रही थीं। रास्ते में मनाल गाड़ी से उतर गई। दानियाल उसे रास्ते से अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया। अब गाड़ी में ज़ारा और साइम थे। वो आगे फ्रंट सीट पर साइम के साथ बैठी थी। साइम ने थोड़ी देर बाद बात का आगाज़ किया। मैं आज ही बाबा से बात कर लूँगा। मुझे जल्दी शादी करनी है। आपको जो भी शादी की शॉपिंग करनी है, मॉल चलते हैं। अभी मेरे साथ जाके रात तक सारी शॉपिंग कर लें। मुझे 1-2 दिन में निकाह करना है। साइम की बात पे ज़ारा को हैरत हुई। साइम तुम पागल हो गए हो। सीधा घर चलो और मुझे कोई शादी नहीं करनी है तुमसे। ज़ारा को गुस्सा आया कि वो पागल इंसान शादी की रट लगा रहा था, जबकि ज़ारा मुसलसल इनकार कर रही थी। साइम ने एक झटके से गाड़ी रोकी, रुख ज़ारा की तरफ किया। हाँ, मैं पागल हूँ। 8 साल से पागल हूँ आपके पीछे, समझती क्यों नहीं हैं आप? जवाब दें, क्या आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? उस बेवफा इंसान को रोग लेके बैठी हैं, जिसने 8 सालों में आपको एक खुशी भी नहीं दी। और मेरी तड़प आपको नज़र नहीं आती? 8 सालों से तड़प रहा हूँ आपके लिए। साइम के लहजे में वाज़ेह दुःख था, वो बस रो देने को था। साइम, मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और तुमसे 4 साल बड़ी भी हूँ। तुम क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। अरे क्या आप अच्छी लड़की नहीं हैं? और 4 साल बड़ा होने से क्या होता है? विशाल
मिशाल भी तो इर्तिज़ा से 5 साल बड़ी है, तब तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तलाक याफ़्ता हैं तो क्या हुआ? जब तलाक याफ़्ता नहीं थी तब भी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। हकीकत तो ये है कि मुझ में ही कोई बुराई है। मैं ही बुरा लगता हूँ आपको। आप लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, शायद कोई कमी है मुझ में। ना दानियाल मुझे पसंद करता है, ना आप मुझे पसंद करती हैं। वो मुर्तज़ा वो तक मुझे पसंद नहीं करता। माहम सिर्फ़ मेरी दोस्त है, इसके बावजूद उसको मेरी दोस्ती पसंद नहीं है। और इर्तिज़ा, मिशाल से बात कर लूँ तो उसको मसला है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ। कहता है मेरी बीवी से बात मत किया करो। यार किसी को मैं पसंद नहीं हूँ, फिर तो मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद ही नहीं है। मैं बस अब चला जाऊँगा, बाबा के साथ सो दिया, कभी वापस नहीं आऊँगा। आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं शक्ल नहीं दिखाऊँगा आपको। साइम ने दुःख भरे लहजे में कहा, वो तकरीबन रो देने को था। मुश्किल से आँसुओं को वापस आँखों के अंदर धकेला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ज़ारा को शदीद दुःख हुआ, वो सारा रास्ता दोनों खामोश रहे। गाड़ी घर के बाहर रुकी, जब वो उतरने लगी तो साइम बोला, मैं बाबा से बात करूँगा, आपको इनकार करने का पूरा हक है। आप इनकार कर सकती हैं, मगर फिर मैं चला जाऊँगा हमेशा के लिए। कभी वापस नहीं आऊँगा, मेरी शक्ल देखने के लिए तड़प जाएँगी आप। याद रखिएगा, साइम के लफ्ज़ों में छुपा दर्द ज़ारा ने महसूस किया। वो खामोशी से गाड़ी से उतर के घर के अंदर चली गई, जबकि वो गाड़ी स्टार्ट करके वहीं से पलट गया। मुर्तज़ा बेडरूम में आया तो माहम बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे नजर आई। मुर्तज़ा चलता हुआ उसके पास आया। कदमों की चाप माहम को सुनाई दी, मगर वो हनूज़ आंखें बंद किए उसी पोजीशन में रही। जूं जूं वो नज़दीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। बिल्कुल उसके सामने आया, उसके सामने बेड पे एक तरफ होके बैठा। फुर्सत से माहम को देखने लगा। माहम उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोले, जबकि वो शख्स मुसलसल नज़रें टिकाए उसे दीवाना वार देखे जा रहा था। वो जानता था कि माहम जाग रही है। यूं ही कुछ पल खामोशी की नज़र हो गए। मुर्तज़ा तो ढीठों की तरह उसे देखता रहा, जबकि ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था माहम को बेचैनी घेरे जा रही थी। दिल की धड़कन मानो कानों में बजती सुनाई दे रही थी। दिल बेचैन हो रहा था, आंखें उस शख्स को देखने के लिए बेताब थी। वो अब मजीद खुद को रोक नहीं सकती थी। एक झटके से उसने आंखें खोलीं और सीधी होकर बैठी। उसकी इस हरकत पे मुर्तज़ा सख्त बदमज़ा हुआ, जैसे दीदारे यार में किसी ने रुकावट डाल दी हो। क्या मसला है? क्यों मुझे कब से देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी है तुमने। माहम ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे वो गुस्से में है। बदतमीज़ बीवी। बदतमीज़ बीवी, मेरा मसला है, कोई एतराज़ है? कोई एतराज़ है आपको? मुर्तज़ा की शरारत से पूछने पे उसे मज़ीद गुस्सा आया। और हाँ, मैं तुम्हें घूर सकता हूँ। तुम्हें घूरने का लाइसेंस है मेरे पास। वो उसी पोज़ीशन में बैठा था। और तुम्हें ये लाइसेंस किसने दिया? मुझे ये लाइसेंस, क्या नाम था उनका? मुर्तज़ा ने सोचने की एक्टिंग की। ओह हाँ, याद आया। मुझे ये लाइसेंस कारी शिराज़ अहमद शिराज़ी ने दिया था, और जिस पे तस्दीक की मोहर एक बदतमीज़ बीवी ने लगाई थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है कहकर। माहम ने बस एक नज़र उसे देखा, फिर वहाँ से उठना चाहा। इससे पहले कि वो मुर्तज़ा के करीब से उठती, मुर्तज़ा ने उसे रोक लिया। माफ़ नहीं करोगी मुझे? मुर्तज़ा के सवाल पे वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुजरे अज़ियत के 5 महीने किसी फ़िल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगे। इसी रूम में मुर्तज़ा का उसे धुतकारना, उसकी मोहब्बत का मज़ाक बनाना, माहम का अंधेरी रात में घर से निकल जाना, तूफ़ानी बारिश में रोना, चीखना, चिल्लाना। फिर अचानक 5 माह बाद मुर्तज़ा का सामने आ जाना, फिर अस्पताल का वो मंज़र, सबको सोचकर आंसू रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे। मुर्तज़ा उसके आंसुओं से बेचैन हुआ। जल्दी से आगे बढ़कर उसे खुद में भेंच लिया। वो मुर्तज़ा के कंधे से लग के खूब रोई। मुर्तज़ा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुर्तज़ा बस बेआवाज़ रोता रहा, जबकि वो हिचकियों से रो रही थी। मुर्तज़ा के पास अल्फ़ाज़ ही नहीं थे कि उसे दिलासा दे सके। अपनी सफाई में तो वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि गलती उसकी थी। और भला गलतियों की सफाइयाँ कहाँ होती हैं? कुछ देर बाद माहम की आवाज़ आई। वो मुर्तज़ा से अलग हुई। अगर माहम मलिक को 7 जन्म भी दिए जाए ना, तो माहम मलिक अपना कत्ल तुम्हें 7 बार माफ़ करती है। मुर्तज़ा उल हसन बुखारी। फिर सॉरी किस बात की? मुर्तज़ा उसकी बात पर ज़रा ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माहम मलिक उसके पीछे ऐसे ही पागल जुनूनी है। और तुम्हें किसने कहा कि तुम माहम मलिक हो? मुर्तज़ा ने बायाँ आइब्रो ज़रा को ऊपर उठा के तस्दीक चाही। माहम उसकी इस बात पर बेसाख्ता मुस्कुराई। वो हमेशा खुद को माहम मलिक कहती थी। मुर्तज़ा के सामने वो यही तो चाहती थी कि एक दिन मुर्तज़ा कहे कि तुम माहम मलिक नहीं, माहम मुर्तज़ा बुखारी हो। और आज वो दिन आ गया था। तुम माहम मलिक थी, मगर अब माहम मुर्तज़ा बुखारी हो। मुर्तज़ा ने ये कहते हुए बेड पर लेटते हुए सर उसके गोद में रख दिया। माहम का हाथ पकड़ के अपने बालों में फेरना चाहा और आंखें मूंद लीं। माहम दिलो जान से मुस्कुराई। चलो अब खराब कर लो मेरे बालों को। तुम हमेशा मेरे बाल खराब करती थी ना? वो आंखें बंद रखे रखे बोला। माहम ने बेसाख्ता झुककर उसकी पेशानी पे अपनी मोहब्बत की मोहर ज़ब्त की। मुर्तज़ा ने गहरा सांस लेके उसे महसूस किया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने रक्स किया। माहम का दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया। दाएं हाथ से वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी।
जबकि बायां हाथ मुर्तज़ा के दोनों हाथों में उसके दिल पे रखा था। वो मुर्तज़ा के दिल की धड़कन सुन सकती थी, जो माहम का नाम लेती थी। माहम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी, उसे वो शख्स मिल गया था। 5 साल से उसने जिसका के सदके दिए थे, उसके सदकों में अपनी अना, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स और खुद को वारा था। इर्तिज़ा हमेशा की तरह हस्बे आदत स्टडी टेबल के गिर्द बैठा था। लैपटॉप खुला था, एक तरफ नोटबुक पड़ी थी, साथ में एक पेन था। स्टडी टेबल पे आज इर्तिज़ा की किताबें नहीं थीं, 1-2 न्यूज़पेपर पड़े थे। मिशाल जो वॉशरूम में थी, वॉशरूम से बाहर आई। इर्तिज़ा की नज़रों ने उसका तवाफ़ किया। वो सादा से मैरून रंग के शलवार कमीज में थी। लंबे बाल कमर तक झूल रहे थे। मैरून कलर उस पे बेहद सूट करता था। उसने यूनिवर्सिटी के पहले दिन भी उसे मैरून रंग में ही देखा था। इर्तिज़ा को लगता था या फिर यह हकीकत थी कि उस पर हर रंग ही सूट करता था। जिस रंग के वो कपड़े पहनती थी, इर्तिज़ा को लगता था कि ये रंग आज के बाद उसका फ़ेवरेट है। अगले दिन वो किसी और रंग का जोड़ा पहनती, तो उसमें भी बेहद प्यारी लगती थी। इर्तिज़ा को कन्फ्यूज़न थी कि पहने गए कपड़ों के रंग ज़्यादा खूबसूरत हैं या वो ज़्यादा खूबसूरत है। और दूसरी बात इर्तिज़ा को ठीक लगती थी कि उसका महबूब ज़्यादा खूबसूरत है। महबूब हर चीज़ से ज़्यादा पुरकशिश होता है और कायनात में महबूब से ज़्यादा पुरकशिश और हसीन कोई दूसरा मंज़र नहीं। वो अब आईने के सामने खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। उसके हाथों में हेयर ब्रश देखकर इर्तिज़ा की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे शादी की पहली सुबह याद आई। कितने धड़ल्ले से वो उसे हेयर ब्रश मार के कमरे से रफू चक्कर हो गई थी। इर्तिज़ा ने सोचा आज हिसाब ले ही लेता हूँ। वो शरारत सोच के मुस्कुराता हुआ उसके पीछे आन खड़ा हुआ। विशाल ने ऊपर देखा तो वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। विशाल को हमेशा अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती थी। इसलिए वो इर्तिज़ा से कहती थी कि मुस्कुराया मत करो, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट ज़हर लगती है। क्योंकि वो इर्तिज़ा की तरफ माइल नहीं होना चाहती थी, मगर हो जाती थी। आज भी हो रही थी। बालों को कंघी करते हाथ रुके उसकी मुस्कुराहट में खो गई। हाथ वहीं जहाँ था वहीं रुका। इर्तिज़ा ने उसके रुके हुए हाथ से हेयर ब्रश ले लिया और उसके बालों में बहुत एहतियात से फेरने लगा। वो उसके बालों में कंघी करता रहा और मिशाल साकित खड़ी आईने में उसकी मुस्कुराहट को देखती रही। होश तब आया जब इर्तिज़ा ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया। हेयर ब्रश उसके हाथों में था। पीछे से उसे अपने हिसार में लिए बिल्कुल उसके कानों के साथ होंठ ले जाकर सामने हेयर ब्रश दिखा के बोला, भला शादी की पहली सुबह शौहर मासूम को हेयर ब्रश मार के कौन सी बीवी जगाती है। मिशाल जो जाने किस दुनिया में पहुंच चुकी थी, हकीकत की दुनिया में लौटी। सारा फसूं टूटा। इर्तिजा पर बेइंतहा गुस्सा आया। मिशाल ने आईने में उसके नजर आते अक्स को खूंखार नजरों से देखा। गुस्सा जब्त करना चाहा। उसका ठोड़ी का गढ़ा मजीद गहरा हुआ और इर्तिजा फिर से मुस्कुराया। मिशाल ने गुस्से से उसे खुद से दूर किया, फिर उसकी जानिब पलटी। लड़ाका औरतों की तरह दायां हाथ कमर पे टिकाया। अच्छा, और शादी की पहली रात भला कौन दूल्हा अपनी बीवी को छोड़ के फरार हो जाता है और मुलाजिम से कहता है कि सुकून के चंद पल गुजारने के लिए आया हूँ। बताना ज़रा मुझे, मैंने क्या तुम्हें खा जाना था जो तुम बचने के लिए सड़कों पे आवारागर्दी करते रहे थे? इर्तिज़ा ने हैरान कुन नज़रों से मिशाल को देखा। उसे ये सब बातें किसने बताई थीं? फिर ज़ेरे लब जग्गू को गाली से नवाजा। जग्गू कमीना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर बेशर्मों की तरह मुस्कुराया। वो प्रोफेसर साहिबा, दरअसल बात ये है कि इर्तिज़ा ने शर्मिंदगी से सर गुजाया। क्या? अब बोल भी दो। मिशाल ने फिर से गुस्सा दिखाया। यार पहले आप ना अपने डिंपल की नुमाइश बंद कर दें। इर्तिजा की बात पर मिशाल को हैरत हुई। क्या? हैरानगी से बस इतना ही बोल सकी। फिर मिशाल को एक झटके से कमर से थाम के खुद के करीब किया। मिशाल ने नजरें ऊपर उठाई। वो सर झुकाकर उसे देखने लगा। फिर उसकी ठोड़ी पे अंगूठे से हल्का सा सहलाया। उसके गले वाली जगह पे उंगली रख के हल्का सा दबाया। मिशाल ने सांस अंदर खींची। इस शख्स की जरा सी कुर्बत उसकी जान हल्कान कर रही थी। मिशाल ने आंखें सख्ती से मेज लीं। उसकी ठोड़ी का गढ़ा नमूदार हुआ। इर्तिजा को यह मंजर बहुत भला लगा। पूरी कायनात में ये वाहिद मंजर था जो उसे बेहद सुकून बख्शता था। झुक के उसकी ठोड़ी के गड्ढे पे हल्की सी बाइट की। मिशाल की जान हलकान हुई। इर्तिजा छोड़ो, पीछे हटो। मिशाल ने टूटी फूटी सांसों में उसे कहना चाहा, क्यों? इर्तिजा फ़कत इतना बोल के अब उसके होंठों पे झुकने वाला था जब मिशाल की अगली बात ने उसका मज़ा ख़राब कर दिया। हाथ उठाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसका इशारा कमर की तरफ था। इर्तिजा सख्त भतभज़ा हुआ। अच्छे अच्छे खासे रोमांस का बेड़ा गर्क उसकी बीवी ने कर दिया था। मतलब उसे सिर्फ गुदगुदी हो रही थी कमर पे। इर्तिजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या वो इर्तिजा की मोहब्बत महसूस नहीं कर पा रही थी? क्या वो उसके दिल तक रसाई नहीं पा रहा था? इर्तिजा मिशाल से अलग हुआ। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। वो जल्दी से जाके बेड पे लेट गई। इर्तिजा की तरफ पीठ कर ली। वो मुस्कुराता हुआ फिर से स्टडी टेबल की जानिब बढ़ा और अपनी मखसूस जगह पे बैठ गया और उसकी पुश्त को देखने लगा। बात सुने प्रोफेसर साहिबा, इर्तिजा ने उसे तंग करना चाहा, मगर वो हनूज लेटी रही, दिल की धड़कनों के शोर को चुप करवाने में लगी थी। कोई जवाब ना दिया। शादी के 6 माह गुजर चुके थे और ये शख्स जब भी उसे मुखातिब करता था या फिर जब वो देख कर मुस्कुराता था तो मिशाल की दिल की दुनिया लूट लेता था। दिल की दुनिया में तबाही मचा देता था, मगर वो अपना गुस्सा जाहिर करके उससे सब छुपा लेती थी। खुद भी नहीं मानती थी, मगर आज उसके दिल ने एतराफ कर लिया था। सामने मौजूद शख्स उसके दिल के सबसे ऊंचे दर्जे दर्जे पर फाइज था। बात सुने प्रोफेसर साहिबा,
यार मुझे पता है आप जाग रही हैं, आपको पता है कल इलेक्शन है। इर्तिज़ा की बात पे उसने इर्तिज़ा की जानिब करवट बदली। हाँ, पता है इलेक्शन है। आप वोट किसको देंगी? तुम्हें तो हरगिज़ नहीं दूँगी, मिशाल ने कटाक से जवाब दिया। इर्तिज़ा तो मानो हक्का-बक्का रह गया। क्यों? वो जल्दी से उठ के मिशाल के पास आया, सामने ही बेड पे पालती मार के बैठ गया। मुझे क्यों नहीं वोट देंगी आप? मेरा वोट है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिस मर्ज़ी को दूँ। वो शरारत से चेहरे पे मुस्कान सजा के बोली। इर्तिज़ा को तो सदमा लगा। मगर प्रोफ़ेसर साहिबा, मैं आपका शौहर हूँ। आपको मुझे वोट देनी चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि वोट शौहर को देनी चाहिए? मिशाल के सवाल पे वो मुस्कुराया। मेरी मोहब्बत की किताब में, उसके साथ लेटते हुए बोला। रुख मिशाल की तरफ किया। वो दोनों एक दूसरे के सामने करवट लेके लेटे हुए थे। फ़ज़ूल आदमी। शुक्रिया नहीं कहूँगा, जाने जाने फ़ज़ूल आदमी। इर्तिज़ा ने शुक्रिया का लफ्ज़ मोहब्बत से, जबकि बाकी के लफ्ज़ तेज़ ज़रा गुस्से में बोले थे। वो मुस्कुराते हुए उठ बैठी। इर्तिज़ा भी उसकी तकलीद में उठा। पता है मैं तुम्हें वोट क्यों नहीं दूँगी? मिशाल के पूछने पे उसने अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल की। मैंने 2 बार वोट कास्ट किया है। दोनों ही दफ़ा मैंने जिस सियासी जमात को वोट दिया है, वो हार गई थी। इर्तिज़ा, मैं नहीं चाहती कि तुम हार जाओ, इसलिए मैं तुम्हें वोट नहीं दे सकती। मिशाल की लॉजिक पे वो मुस्कुराया, फिर यकदम कमरे की फ़िज़ा में उसका कहका बुलंद हुआ। उसने अपना कहका रोकने के लिए मुँह पे हाथ रखा। ओह गॉड! प्रोफ़ेसर साहिबा, क्या लॉजिक है आपकी? मुस्कुराते हुए बोला। मतलब यार, आपके कहने का मतलब है पिछली 2 बार आपने मेरे डैड को वोट दिया है? सीरियसली? फिर से वो मुस्कुराया, कहका लगाकर मुस्कुराया। मैं डैड को बताऊँगा कि उनकी हार की ज़िम्मेदार उनकी प्यारी बहू है। ओह माय गॉड यार! बुहारी साहब पे क्या गुज़रेगी? डैड की तो शक्ल देखने वाली होगी। वो अपनी बात से महज़ूज़ हुआ। फिर से कहका बुलंद हुआ। जब निगाह मिशाल के चेहरे पे गई तो यकदम ब्रेक लगा। वो उसे ही देख रही थी, ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। सॉरी यार, इर्तिज़ा को गलती का एहसास हुआ। इर्तिज़ा, तुमने अब अगर मेरी मज़ाक बनाई तो मुझसे मार खाओगे। ओके प्रोफ़ेसर साहिबा, अब नहीं करता यार। वो ताबेदारी से गोया हुआ। हाँ, मैं कह रहा था तो मतलब कि आप चाहती हैं मैं जीत जाऊँ, इस आप इसलिए मुझे वोट नहीं देना चाहती? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जीत जाओ, मगर मैं चाहता हूँ मैं चाहे हार जाऊँ, बस आप मुझे अपना वोट दे दें। इर्तिज़ा, तुम हारना क्यों चाहते हो? बस वैसे ही, मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने में पास रखा मिशाल का मोबाइल रिंग हुआ। इर्तिज़ा सख्त बदमज़ा हुआ। साइम कॉलिंग जगमगा रहा था। एक तो इस बंदे को आराम नहीं है। रात के 12 बजे भी आपको फ़ोन कर रहा है। इसको सेट करता हूँ। इर्तिज़ा ने कॉल अटेंड की। इर्तिज़ा के बोलने से पहले ही दूसरी जानिब से साइम की आवाज़ आई। मिशाल, तुम अपनी बहन से बात कर लो। शादी के लिए नहीं मान रही। मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, चला जाऊँगा बाबा के साथ सो दिया। साले जा, चला जा। तुझे लड़की मैंने लौटा दी है, अब खुद भी थोड़ी-सी मेहनत कर और लड़की पटा। हर वक़्त हमें परेशान मत किया कर। इर्तिज़ा ने उसे डाँट कर फ़ोन बंद कर दिया। मिशाल हक्का-बक्का मुँह खोलकर उसे देखती रही। एक तो यार मुझे आपका ये कज़न बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? बस मुझे ये बंदा अपना रकीब लगता है, इर्तिज़ा ने मुँह बनाते हुए कहा। इसलिए तुमने इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वो तो बस वैसे ही। इर्तिज़ा शर्मिंदा हुआ। वो मेरा भाई है इर्तिज़ा। भाई नहीं, खाला का बेटा है। भाई तो आपका दानियाल है। मैं दानियाल से कभी जेलस नहीं होता। इर्तिज़ा, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। साइम मेरा सगा भाई है। क्या? है इर्तिज़ा को हैरत हुई। वो आपका सगा भाई कैसे हो सकता है? अगर वो आपका सगा भाई है तो वो ज़ारा से मोहब्बत क्यों करता है? उसकी ज़ारा से शादी कैसे हो सकती है? इर्तिज़ा, मेरे कहने का मतलब है कि साइम सिर्फ़ मेरा भाई है। व्हाट? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके बाबा ने 2 शादियाँ की हैं। क्या एक साइम की मॉम से? ये कैसे? इर्तिज़ा की हैरत किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। मिशाल ने भी हैरत और गुस्से से इर्तिज़ा को देखा। पागल इंसान, मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मिशाल को अपने बाबा के खिलाफ बात सुनने पे गुस्सा आया था। ओके, ओके, रिलैक्स, मान लेता हूँ। अंकल ने 2 शादियाँ नहीं की। क्या फिर आंटी ने 2 शादियाँ की? लगती तो ऐसी नहीं है। अभी इर्तिज़ा ने इतना ही कहा था कि मिशाल ने उसे एक ज़ोर का मुक्का मारा। फ़ज़ूल इंसान, तुम हमेशा फ़ज़ूल ही बोल सोचना। साइम मेरा फ़ॉस्टर ब्रदर है। ओह! अच्छा, अब इर्तिज़ा को तसल्ली हुई। मगर वो फिर आपकी बहन ज़ारा? इर्तिज़ा ने फिर से ज़हन में आया एक और सवाल पूछ लिया। फ़ज़ूल इंसान, मैं साइम की फ़ॉस्टर सिस्टर हूँ। एक्चुअली मैं और साइम 1 दिन के गैप से पैदा हुए थे। मुझे साइम की मदर ने फ़ीड करवाया था। बस इतना ठीक है या मज़ीद एक्सप्लेन करूँ? विशाल तब कर बोली। उसका गड़ा मज़ीद गहरा हुआ। नहीं, बस ठीक है। इर्तिज़ा ने दिलचस्पी से उसे देखा। ये साला तो सच में मेरा साला निकला। थोड़ी देर बाद वो दोनों बालकनी में खड़े थे। मिशाल सामने चाँद को देख रही थी, जबकि इर्तिज़ा की नज़रें मिशाल पर थीं। हल्की-हल्की हवा चल रही थी। खुले बाल हवा के बायस बार-बार उसके चेहरे का तवाफ़ कर रहे थे। इर्तिज़ा दिलचस्पी से ये मंज़र देख रहा था। पता है इर्तिज़ा, मुझे चाँद बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? मिशाल नहीं, हल्का-सा गर्दन को तिरछा करके इर्तिज़ा से तस्दीक चाही। हाँ, बहुत पसंद है। वो फिर से चाँद को देखने लगी। आज चाँद की 14वीं रात के बायस रोशनी फैली हुई थी। मुझे सोने से पहले चाँद देखने की आदत है। मुझे भी। इर्तिज़ा हनूज़ उसके चेहरे को देख रहा था। आज चाँद बहुत चमक रहा है। सच में बहुत चमक रहा है। इर्तिज़ा की नज़रें उसके चेहरे पे थीं।
काश चाँद हमारे करीब होता, हम चाँद से बातें कर सकते। मगर मेरा चाँद मेरे पास है। अच्छा, वो कैसे? मिशाल ने गर्दन तिरछी करके इर्तिजा की जानिब देखा। मेरा चाँद यहाँ है। मोहब्बत से उसकी ठोड़ी को सहलाया। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। रात देर तक खड़े यूं ही मिशाल बातें करती रही और वो हल्के फुल्के जवाब देता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। मुर्तज़ा माहम के साथ आकर बेड पर लेटा और वो मुर्तज़ा की तरफ करवट लिए लेटी थी। मुर्तज़ा ने वॉच उतार कर रखी। वो सोने ही लगा था कि उससे कुछ याद आया। एक नज़र माहम को देखा। तुम सोई नहीं? काफ़ी देर हो गई है। बस सोने ही लगी हूँ। माहम इतना कहकर आंखें मूंद गई। मुर्तज़ा कुछ पल उसे देखता रहा। कॉफ़ी पियोगी? मुर्तज़ा की आवाज़ पे उसने आंखें खोली। नेकी और पूछ पूछ। मुर्तज़ा उठा और किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद वो दो कॉफ़ी के कप हाथ में लेकर आया। एक माहम को दिया और एक खुद लिया। कॉफ़ी के दौरान हल्की-फुल्की गुफ्तगू करते रहे। कॉफ़ी खत्म करने पे उसने माहम के हाथ से कप ले लिया। खुद कप रखने के लिए नीचे किचन में चला गया। वापस आया तो वो सो चुकी थी। उसे देखकर मुस्कुराया। सॉरी माहम, मुर्तज़ा बुखारी इतना कहकर झुककर अपने लब उसकी पेशानी पर रखे और उसको अपने हिसार में लेकर आंखें मूंद लीं। विशाल की आंख सुबह अलार्म की आवाज़ से खुली। उसने मोबाइल उठाकर अलार्म बंद किया तो सुबह के 4 बजे का वक्त था। उसे हैरत का शायद झटका लगा। इर्तिज़ा आईने के सामने खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। वो उस वक्त सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस और अब सर पर नमाज वाली सफ़ेद रंग की टोपी पहन रहा था। मिशाल ने यकीन करने के लिए अपने दोनों हाथों से आंखों को मसला, फिर से आंखों को ठीक से खोलकर यकीन करना चाहा। उसकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार था क्योंकि वो लोग रात 2 बजे ही सोए थे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला था। इतने में इर्तिज़ा पलटा। सामने मिशाल को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मिशाल उसे गौर से देख रही थी। मिशाल की मुसलसल निगाहें खुद पर महसूस करते हुए इर्तिज़ा ने पूछा, कैसा लग रहा हूँ मैं? हाजी बशीर लग रहे हो। मिशाल ने मुस्कुराहट ज़ब्त करना चाही। मुस्कुराहट ज़ब्त करने के चक्कर में मिशाल का चेहरा सुर्ख हो गया। सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया हो जैसे। ओ मेरे खुदाया! इर्तिज़ा, तुम? कहका बुलंद हुआ। मतलब तुम? फिर से कहका लगाया गया। हाजी बशीर। हाँ, हाँ, सीरियसली इर्तिज़ा, तुम? कहका बुलंद हुआ। हाजी बशीर लग रहे हो। कमरे की फिजा में उसके कहकों का शोर था। वो बार बार अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखती मगर फिर से कहका लगाती। साकित खड़ा उसे देखता रहा। नींद से खुमार आलूद आंखें, लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। उसके यूं कहके लगाने से और पेट पर हाथ रखने से कुछ आवारा लटें उसके सुर्ख चेहरे का तवाफ कर रही थीं। और सितम तो ये था कि उसके हर कहके पर उसका जालिम डिंपल मजीद गहरा होकर इर्तिजा के दिल की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर रहा था। इर्तिजा की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए मिशाल की हंसी को ब्रेक लगी। वो उठकर उसके पास आई। अब भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इर्तिजा के पास आकर उसके कॉलर ठीक किए। फिर से एक नज़र सर से पांव तक इर्तिजा को देखा। फिर से मुस्कुराहट जब्त की। निचले होंठ को दांतों में दबाया मगर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश नाकाम हुई। हाजी बशीर फिर से कहका लगाया। तबलीग पर जा रहे हो क्या? इर्तिजा ने एक झटके से कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया। सारी मुस्कुराहट गायब हुई। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? अब बताएं। मिशाल की ठोड़ी को सहलाया और सवाल किया। मिशाल की बोलती बंद हुई। अब कह लगाकर बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इर्तिजा, तुम? हाँ, क्या मैं आगे बताएं। मजीद खुद के करीब किया। तुम जाओ मस्जिद, नमाज का टाइम निकल रहा है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं नमाज के लिए जा रहा था। फिर उसे खुद से अलग किया। मिशाल ने सुकून का सांस लिया। वापस आकर यही से कंटिन्यू करूंगा, वो कहकर चला गया। मिशाल भी नमाज पढ़ने की गर्ज से वजू करने के लिए वॉशरूम चली गई। सुबह 9 बजे वो उठी तो उसे सब याद आया। रात वो सोना नहीं चाहती थी मगर सो गई थी। फिर सब समझ आया। पूरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्से से आगे बढ़ के सोए हुए मुर्तज़ा के बालों को अपनी मुट्ठी में लेके जोर से खींचा। मुर्तज़ा एकदम से दर्द की शिद्दत से नींद से उठा और इस जंगली जंगली बिल्ली को देखा जो उस पे सुबह-सुबह हमला कर चुकी थी। उसे पता था कि सुबह यही होना है। रात को उसे जो कार्रवाई डाली थी उसका अंजाम यही होना था। उसे खुद को छुड़वाना चाहा। माहम छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द के बच्चे, तुमने रात को कॉफ़ी में मुझे नींद की गोलियाँ मिला के दी थी। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। फिर से ज़ोर से बाल खींचे। मुर्तज़ा की चीख कमरे में गूंजी। वो ज़्यादा ही गुस्से में ज़्यादा ही ज़ोर से उसके बाल खींच चुकी थी। बदतमीज़ बीवी, छोड़ो मुझे। झटके से उसे गिराया। वो बेड पे गिरी। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में कैद किया। मैंने रात को तुम्हें नींद की गोलियाँ इसलिए दी थी कि तुम पुरसुकून होकर सो जाओ। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। बहुत शौक है तुम्हें रातों को जाकर मुझे देखने का। बहुत जल्द तुम्हारा शौक पूरा कर दूंगा माहम मुर्तज़ा बुखारी। वो मायने खेज़ी से कहता हुआ एक आंख विंक करके माहम को मज़ीद गुस्सा दिला गया। छोड़ो मुझे मुर्तज़ा, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना। माहम ने खुद को छुड़वाना चाहा जब वो कहका लगाकर बोला, ओह सच में? इतनी जल्दी है तुम्हें माहम मुर्तज़ा बुखारी? फिर रात को बताता हूँ तुम्हें, अभी इसी पर गुजारा कर लो। ये कहते हुए वो माहम की गर्दन पर एक ज़ोरदार बाइट करके वॉशरूम में चला गया। माहम पीछे हक्का-बक्का उसे देखती रही। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। कितना बदतमीज़ हो गया है मेरा 6 माह और 8 दिन का शौहर।
माँ हम सदमे से बस इतना ही बोली, मगर वो इंसान सुन चुका था। वॉशरूम से हल्का सा सर बाहर निकाल कर बोला, बीवी जो बदतमीज मिली है, शोहर पर तो असर होना ही था। इर्तिजा मिशाल को खुद अपने साथ पोलिंग स्टेशन ले गया था। वापसी पे वापस आ रहे थे जब इर्तिजा ने पूछा, तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा और मेरी सबसे जान छूट जाएगी? इर्तिजा की बात पे मिशाल मुस्कुराई, हरगिज नहीं, बल्कि इंशाल्लाह से तुम जीत जाओगे। जबकि इर्तिजा उदास हुआ, मतलब कि मुझे मेरी अपनी बीवी ने वोट नहीं दिया। जब मेरी बीवी ने ही मुझे वोट नहीं दिया तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखूं कि वो मुझ पे एतबार करेंगे? वेरी सैड। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। मिशाल ने भी कोई जवाब ना दिया। गाड़ी में खामोशी छा गई। वो सच में उदास हो गया था कि उसकी अपनी बीवी ने ही उसे वोट नहीं दिया। मिशाल हमेशा की तरह दाएं हाथ को अपनी ठोड़ी पे टिका कर बैठ गई। इर्तिजा की उदासी को कम करने के लिए मिशाल ने म्यूजिक ऑन किया। इससे पहले कि सॉन्ग शुरू होता, इर्तिजा ने हमेशा की तरह बंद कर दिया। मुझे ड्राइव के दौरान म्यूजिक पसंद नहीं। अच्छा, फिर आपको ड्राइव के दौरान क्या पसंद है जनाब, बताना पसंद करेंगे? विशाल ने जरा सा उसकी तरफ घूमकर दिलचस्पी से पूछा। हाथ अभी भी ठोड़ी पर टिका कर बैठी थी। वो हमेशा की तरह धीरे से मुस्कुराया। इर्तिजा को उसका अंदाज़े तखातुब अच्छा लगा था। इर्तिजा ने अपने बाएं हाथ से उसका हाथ उसकी ठोड़ी के से नीचे किया, उसकी गोद में रखा। बस ऐसे सीधी बैठ जाया करें। अच्छा, ऐसा करो तो मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ दो, यहाँ आगे से राइट लो। और अगर ना छोड़ूं तो? इर्तिजा को शरारत सूझी। मिशाल ने दोनों हाथों से अपने बाल, जो कि खुले छोड़े थे, समेटे, जूड़े के स्टाइल में बालों पे कैचर लगाया। नहीं, तुम छोड़ दो ना, मुझे हेयर कट लेना है। मेरी दोस्त सैलून में काम करती है, इतनी गर्मी लग रही है बालों में। क्या? इर्तिजा ने झटके से गाड़ी रोकी। उसके पीछे मौजूद सिक्योरिटी की गाड़ियां भी रुकी। आपने पहले की तरह बाल छोटे करवाने हैं? वो बेयकीनी से बोला। हाँ, तो इतनी गर्मी है, मुझसे इतने लंबे बाल नहीं संभाले जाते। मैं गर्मियों में हमेशा हेयर कट ले लेती हूँ, बाल छोटे करवा लेती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं आपको इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। इर्तिजा ने कह के साथ ही गाड़ी स्टार्ट की। तुमसे इजाज़त ले कौन रहा है, ज़रा बताना मुझे। मैं आपका शौहर हूँ प्रोफेसर साहिबा, और जो मैं कहूँगा आप वही करेंगी, और ये मेरा फैसला है, आप हेयर कट नहीं लेंगी। और कहाँ गर्मी है यार, एसी तो लगे होते हैं, गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी है, हर जगह ही है। मगर मुझसे इतने लंबे बाल नहीं संभाले जाते। मिशाल रुहांसी हुई। तो आप जूड़ा बना लिया करें, मशवरा दिया गया। मुझे जूड़ा ठीक से बनाना नहीं आता, तुम ये देख रहे हो जो मैंने अभी जूड़ा बनाया है, ये भी कितना रफ सा है। मिशाल ने जो कैचर से जूड़ा बनाया था, उसमें से आधे बाल बाहर निकल रहे थे। इर्तिजा को इशारा करके बताया। इर्तिजा धीरे से मुस्कुराया। यार प्रोफेसर साहिबा, इतना प्यारा तो लग रहा है, और मुझे जूड़ा बनाना आता है, आप फिक्र ना करें, मैं बना दूंगा। अच्छा, तुम पहले कितनी लड़कियों के जूड़े बनाते रहे हो जो तुम्हें जूड़े बनाने आते हैं? मिशाल ने शक की निगाह से देखते हुए पूछा। अरे नहीं, तौबा करें, मैंने किसी लड़की का जूड़ा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह गवाह है, किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। इर्तिजा को तो मानो सदमा ही लग गया। बस मॉम बनाती थी ना, अक्सर तो मैं देखा करता था उनको बनाते हुए। मिशाल ने बिलाशुबा उसकी सच्चाई पर यकीन किया। वो जानती थी यूनिवर्सिटी में वो सारा को घास तक नहीं डालता था। इर्तिजा, एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद मिशाल बोली। एक नहीं, आप दो पूछ लें। सारा, मेरा मतलब है तुम सारा। सारा तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, खूबसूरत भी थी, बल्कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है सारा। मैं तो एक नॉर्मल शक्ल की लड़की हूँ, स्टाइलिश भी बहुत थी वो, तुमसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। तुमने सारा के साथ ऐसा क्यों किया? मतलब मेरा मतलब है, कर लेते शादी उससे। मिश समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। सारा तो क्या, मुझे यूनिवर्सिटी की कोई लड़की पसंद नहीं थी, बल्कि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि कभी कोई लड़की मुझे पसंद आएगी, या मैं किसी लड़की से शादी करूंगा, पता नहीं क्यों। मिशाल के सवाल की तरह इर्तिजा का जवाब भी वैसा ही था। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं भी तो लड़की हूँ, मैं कौन सा लड़का हूँ? मिशाल बेसाख्ता मुस्कुराई। आपसे शादी की है क्योंकि, इर्तिजा ने बात अधूरी छोड़ दी। क्योंकि? मिशाल को तजस्सुस हुआ। बस वैसे यार, मैंने कहा लाइफ बोरिंग जा रही है तो शादी कर लेते हैं। मिशाल को उसका जवाब पसंद नहीं आया, खामोश हो गई, सीधी होकर बैठ गई, बाहर के मनाजर देखने लगी। इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पता है मैंने आपसे क्यों शादी की? इर्तिजा के सवाल पे उसने सरनफी में हिलाया। प्रोफेसर साहिबा, आपके पास सच में दिमाग नहीं है। अरे यार, बंदा मोहब्बत करता है तो शादी करता है ना। मिशाल मुस्कुराई, अब उसके जवाब पे मुतमईन हुई। मगर इर्तिजा, तुम तो यूनिवर्सिटी में मुझे पसंद ही नहीं करते थे। स्टार्ट में कितना लड़ते थे तुम, फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? इर्तिजा फिर से मुस्कुराया। मिशाल का हाथ जो उसने पकड़ रखा था, अब हिला के अपने दिल के मकाम पे रखा। जब जब आप यहाँ सर रख के आंसू बहा रही थी और आपने कहा था मैं तुम्हें बहुत बुरा समझती थी इर्तिजा, वो ट्रांस किसी कैफियत में बोला, तब आप मुझे पहली बार अच्छी लगी थी। मिशाल को भी वो लम्हा याद आया। दूसरी बार जब आपने कहा था साइम को सॉरी बोलो, तब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मिशाल को हैरत हुई। ये मोहब्बत करने का कौन सा टाइम था भला? ऐसे भी मोहब्बत होती है क्या? पता नहीं टाइम था या नहीं, मुझे हो गई बस मोहब्बत। और फिर मैंने सोचा अब देर नहीं करनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए।
तुम्हें शादी का ख़याल कैसे आया? मेरा मतलब है कि तुम खुद को रोक भी तो सकते थे। वैसे भी मैं तुम्हें कोई ख़ास पसंद नहीं थी। फिर से सवाल किया गया। तो इसमें भी आपकी गलती थी प्रोफ़ेसर साहिबा। आपसे किसने कहा था कि मेरे इतने करीब आ जाएँ और जो इंसान खुद चल के इर्तिज़ा उल हसन बुखारी के इतने करीब आए। इर्तिज़ा फिर उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, अपने कब्ज़े में कर लेता है। मैंने भी इसी तरह आपको अपने कब्ज़े में कर लिया। जैसा सवाल था वैसा जवाब दिया गया। फ़ज़ूल आदमी, फ़ज़ूल लॉजिक है तुम्हारी। मैं ठीक तुम्हें फ़ज़ूल इंसान कहती हूँ। वो बस मुस्कुराया। मिशाल को वो घर छोड़कर खुद वापस चला गया, मगर हर 5 मिनट बाद मिशाल को फ़ोन करके बताता रहा कि वो कहाँ है। जिस जिस पोलिंग स्टेशन पर जाता, मिशाल को फ़ोन करके बताता। मिशाल को तंग करने में इर्तिज़ा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़ारा ने डोर खोला तो सामने साइम के पापा अकबर अली खड़े थे। खालू आप? ज़ारा ने रास्ता दिया तो वो अंदर आए। सामने सोफ़े पर विराजमान हुए। ज़ारा बेड पर बैठी। बेटा, साइम ने मुझसे बात की थी, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। जी खालू। मैं भी चाहता हूँ कि आप साइम से शादी कर लें। साइम ने मुझे सच बता दिया है। बल्कि मुझे तो उस गधे पे गुस्सा है, अगर वो मुझे 8 साल पहले बता देता, तो ये सब ना होता, मगर अब अल्लाह ने हमें सब ठीक करने का मौका दिया है। तो मेरी भी वही ख़्वाहिश है जो साइम चाहता है। बेटा, आप क्या चाहती हैं? ज़ारा खामोश रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बेटा, आप जो सोच रही हैं वो सब मैं जानता हूँ, ये तो किस्मत का खेल है, अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बस आप अल्लाह पे यकीन रखें, आगे सब ठीक होगा। जी खालू, जैसा आप सब चाहें। ज़ारा के यहाँ पे वो खुश हो गए। ज़ारा के हाथ पे सर रखा, सर पे हाथ रखा। जीती रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे, और चले गए। इर्तिज़ा इलेक्शन जीत चुका था। इर्तिज़ा की जीत का ऐलान कर दिया गया था। अब तक के आने वाले तमाम नताइज में इर्तिज़ा की पार्टी सर-ए-फ़हरिस्त थी। मगर इर्तिज़ा को अपनी जीत से खुशी नहीं थी। ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब उसे उसकी महबूब बीवी ने ही वोट ना दी हो। सबसे ज़्यादा खुशी नईम बुखारी को थी। 10 साल बाद वो हुकूमत में आए थे, इलेक्शन जीते थे। अगले दिन शाम को साइम और ज़ारा का सादगी से निकाह कर दिया गया। ज़ारा दुल्हन के लिबास में मलबूस साइम के रूम में बैठी थी, रूम को बहुत गौर से देख रही थी। 8 साल पहले जब वो आखिरी दफ़ा इस रूम में आई थी, जब उसकी शादी होने वाली थी, जब साइम उसी रूम में रोता हुआ किसी बच्चे की तरह उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था, उसे साइम की तड़प याद आई। फिर खुदगर्ज साइम को झटक कर चले जाना याद आया। आज 8 साल बाद वो फिर से उसी जगह पर थी, मगर आज साइम की मिल्कियत थी। वो उसी सोच में डूबी थी। जब साइम रूम में आया, ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने वो हैंडसम इंसान हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ हाथ में कुछ थामे दाखिल हुआ। ज़ारा ने निगाहें झुका ली। वो कुछ देर दिलचस्पी से उसे देखता रहा। ऊपर देखें। साइम के कहने पे ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। हैरत और खुशी से जल्दी से बेड पर से उठी। साइम, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ज़ारा ने खुशी से आगे बढ़कर साइम के हाथ से उसका मिट्ठू क कै का के कैच ले क का केज ले लिया। मिट्ठू ज़ारा को देखकर खुशी से अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। अब ज़ारा केज नीचे रखकर खुद ज़मीन पे बैठ गई और मिट्ठू से बातें करने लगी। साइम भी उसी के पास नीचे बैठा। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइम, अकबर आपकी चीज़ों की हिफाज़त ना करे? साइम की मोहब्बत भरी नज़रों से वो कन्फ्यूज़ हुई। तुम्हें कहाँ से मिला? ज़ारा ने बात बदली। मिला नहीं, चोरी किया है, आपको मुँह दिखाई देने के लिए। कहाँ से चोरी किया है? इर्तिज़ा के फार्म हाउस में था। वहाँ क्यों गया था? गया नहीं था, वो खुद उठाकर ले गया था। उसकी बीवी का दुश्मन जो है हमारा मिट्ठू। हमारा नहीं, सिर्फ़ मेरा है ये, ज़ारा ने आगाह किया। और आप किसकी हैं? ज़ारा खामोश हुई। इतने में साइम ने ज़ारा के हाथ को अपने हाथ में थामा। आपको मेरी मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आती? उदासी से पूछा गया। इतने में ज़ारा आगे बढ़कर उसके सीने से लगी और रोने लगी। आई एम सॉरी साइम, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। अरे! इसीलिए अब खुद ही रोने लगी हैं ताकि मैं इंतकाम ना ले सकूँ? साइम ने उसकी पुश्त को सहलाते हुए कहा। ज़ारा ने हल्का-सा सर को पीछे हटाकर साइम को देखा। क्या मतलब? तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए शादी की है? हाँ, बिल्कुल, मोहब्बत से भरपूर इंतकाम। इतना कहकर साइम ने उसे फिर से खुद में भेंच लिया, जबकि मिट्ठू अब अपने पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। साइम को मारने के लिए बेताब था। उसे ज़ारा को शायद साइम के करीब जाना पसंद नहीं आया था। चलो जी, बस इसी की कमी थी, मेरा नया दुश्मन पैदा हो गया। साइम की बात पर और ज़ारा दिल से मुस्कुराई। साइम ने ज़ारा को अलग किया। मैं पहले अपने इस दुश्मन को इसकी असल जगह पर छोड़ के आता हूँ। इस कमीने से मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होने वाली। ये मुझे नज़र लगाएगा। साइम इतना कह के मिट्ठू को उठा के बाहर निकल गया। ज़ारा बस मुस्कुराती रह गई। ज़ेबा बेगम थोड़ी देर पहले मिशाल को ब्लैक कलर की साड़ी देकर गई थीं, ये कहकर के उनकी दोस्त के घर डिनर पर जाना है। इर्तिज़ा और मिशाल को इनवाइट किया था। अब मिशाल मुकम्मल तैयारी के साथ आईने के सामने खड़ी थी। फुल मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। बाल खुले छोड़ रखे थे। अब चूड़ियाँ पहन रही थी। इर्तिज़ा भी ब्लैक ब्लैक थ्री पीस पहनकर ड्रेसिंग रूम से निकला, आकर मिशाल के पीछे खड़ा हुआ। एक नज़र उस पर डाली, फिर हमेशा की तरह मुस्कुराया। लबों से बस इतना ही निकला, क़यामत। बस एक चीज़ की कमी थी। इर्तिज़ा ने ड्रेसिंग की दराज से एक डिबिया निकाली, फिर मिशाल के बाल एक साइड पर की और एक हल्का मगर नफीस सा डायमंड पेंडेंट उसे पहना दिया। ये वाहिद चीज़ है जो मैं इटली से लाया था, आपको मुँह दिखाई में देना चाहता था, मगर मिशाल जो आईने में उसके अक्स को देख रही थी, उसके खामोश होने पर कहने लगी, मगर क्या? मगर ये कि अगर शादी की रात में आपको मुँह दिखाई देता, तो अब ये पेंडेंट डस्टबिन में होता। राइट, ऐसा ही होता।
अब मुझे थैंक्स कह सकती हैं आप। मिसाल उसी जानिब पलटी। ओके, मिस्टर इर्तिज़ाउल हसन बुखारी, शादी के 6 माह बाद मुँह दिखाई देने पर आपकी बीवी आपको दिल की गहराइयों से थैंक्स कहती है। इर्तिज़ा मुस्कुराया। कर दी ना प्रोफ़ेसर वाली बात, साबित कर दिया कि आप प्रोफ़ेसर साहिबा हैं। क्या मतलब? ये थैंक्स था या कोई तकरीर थी? ये लेक्चर था। इतने में इर्तिज़ा ने उसके दोनों हाथों को थाम कर अपने गले में हायल किए। अब मुझे एक प्यारी सी किस करें, ऐसे करते हैं थैंक्स। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी प्रोफ़ेसर से किस माँग रहे हो? तो क्या हुआ? टीचर वैसे भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, बच्चा समझ कर ही दे दें। ओके, आँखें बंद करो। इर्तिज़ा ने जल्दी से आँखें बंद की। मिशाल थोड़ा ऊपर हुई और अपने लब उसके गाल पर रख दिए। इर्तिज़ा ने आँखें खोलकर कमर से थाम कर मज़ीद खुद के करीब किया। मुझे अहमद समझ रखा है आपने। तुमने खुद ही कहा था कि बच्चा समझ ले, फिर मैंने तुम्हें अहमद समझ लिया। तौबा करें यार, इर्तिज़ा सख्त बदमज़ा हुआ। चलो अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मिशाल अब पीछे हटी। मिशाल अब सामने रखे सोफ़े पर बैठकर हील्स पहन रही थी, जबकि इर्तिज़ा तैयार हो रहा था। बालों को अच्छी तरह से सेट करने में लगा था। मिशाल उसके इंतज़ार में बैठी थी, उसे ही देख रही थी। फिर उठकर स्टडी टेबल की तरफ गई। इर्तिज़ा की जगह पर बैठ गई। इर्तिज़ा वॉच बाँध रहा था। मिशाल ने सामने रखी नोटबुक खोली। पहले पेज पर एक शेर लिखा था, जो कि मिशाल ने शादी के पहले दिन पढ़ा था। मगर जब पेज आगे किया, तो उसे हैरत का शायद झटका लगा, क्योंकि पूरी ही नोटबुक पर फ़कत उसका नाम लिखा था। वो स्टडी के साथ-साथ बैठा उसका नाम लिखता रहता था। फिर नोटबुक बंद कर दी। फिर से सोफ़े पर बैठ गई। वो अब खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। "इर्तिज़ा, एक बात कहूँ तुमसे?" "जी, जी, प्रोफ़ेसर साहिबा, आप 2 बातें कह सकती हैं।" "इर्तिज़ा, तुम मुझे आप क्यों कहते हो? तुम भी तो कहकर बुला सकते हो। बल्कि तुम ऐसा करो, आइंदा से मुझे तुम ही कहकर बुलाया करो, आप कहकर मत पुकारा करो।" मिशाल की बात पर वो चलता हुआ मिशाल के पास आकर बैठा, हमेशा की तरह मुस्कुराया। मिशाल के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा, उसके हाथों को अकीदत से चूमकर अपनी आँखों से लगाया। मिशाल पूरी तवज्जो से उसे देख रही थी। वो मोहब्बत ही क्या जो महबूब की अतात ना सिखा सके। मोहब्बत भरे लहजे में कहता हुआ फिर से नीचे रखे अपने जूते उठाकर जूते पहनने लगा। पहले वाले जूते उतार कर नए पहने और पहले वालों को हमेशा की तरह टाँग मारकर बेड के नीचे फेंक दिया। मिशाल जो अभी तक हैरत से उसे देख रही थी, इर्तिज़ा की हरकत पे उसे गुस्सा आया। "ये क्या किया तुमने इर्तिज़ा? ये भी कोई तरीका है क्या? ऐसे कौन करता है?" मिशाल ने गुस्से से कहा। "अरे! इर्तिज़ाउल हसन बुखारी करता है।" फ़ख्र से कॉलर झाड़े और साथ ही नज़र बचा के साथ मिशाल के जूते पड़े थे, जो अभी उसने उतारे थे, टाँग मार के वो भी बेड के नीचे कर दिए। बहुत बुरी बात है इर्तिज़ा, चलो जूते उठाओ अपने, अभी बेड के नीचे से निकालो। मिशाल जल्दी से सोफ़े से उठी और इर्तिज़ा का हाथ पकड़ के उसे उठाना चाहा। इर्तिज़ा भी उठ खड़ा हुआ। इर्तिज़ा को तो मिशाल की बात पर मानो शौक लगा था। क्या मैं? अब मैं बेड के नीचे घुस के जूते निकालता हुआ अच्छा लगता हूँ क्या? यार प्रोफ़ेसर साहिब, मैं इर्तिज़ाउल हसन बुखारी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। इर्तिज़ा की हैरत किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं कर सकते? और जो रोज़ तुम करके जाते हो ना पीछे मैं बेड के नीचे घुस के तुम्हारे जूते निकालती हूँ, आज तुम खुद निकालोगे। बल्कि आइंदा से अगर तुमने ऐसा किया इर्तिज़ा, तो तुम्हें खुद जूते निकालने पड़ेंगे। मैं रोज़ बेड के नीचे नहीं घुस सकती। यार वापस आके निकालूँगा, अभी तो हम डिनर पे जा रहे हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएँगे। कोई कपड़े गंदे नहीं होते और नीचे वैसे भी कारपेट है, ड्रामे नहीं करो। जल्दी से अपने जूते निकालो। मिशाल ने उसे हुक्म सुनाया। अच्छा, और जो आपका जूता भी नीचे पड़ा है, वो कौन निकालेगा? मेरा जूता? विशाल को हैरत हुई। उसने नीचे देखा तो एक जूता पड़ा था। फिर ज़रा-सा नीचे झुककर देखा तो वाक़ई दूसरा जूता बेड के नीचे था। अब इर्तिज़ा खुल के मुस्कुराया। चलें प्रोफ़ेसर साहिबा, लग जाएँ काम पे। मेरे साथ अब आपको भी अपना जूता निकालना पड़ेगा। मिशाल तो हैरान रह गई, उसका जूता नीचे कैसे चला गया? नहीं, मैं नीचे नहीं लेट सकती, मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकती आप? जब मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। और वैसे भी सब इंसान बराबर होते हैं। जब मेरे लिए ये रूल है कि मुझे जूता निकालना पड़ेगा, तो प्रोफ़ेसर साहिबा आपके लिए भी यही रूल है। आपको भी बेड के नीचे जाना पड़ेगा। मिशाल खड़ी सोचती रही परेशानी से। चलें इधर से आप घुसें, दूसरी तरफ से मैं जाता हूँ। इर्तिज़ा घूम के बेड के दूसरी तरफ गया। मिशाल को नीचे घुसने का इशारा किया। वो बहुत मुश्किल से साड़ी को पकड़ती ज़मीन पे बैठी और बैठकर नीचे घुसी। दूसरी तरफ से इर्तिज़ा भी घुसा। दोनों के जूते बिल्कुल बेड के दरमियान में पड़े थे। वो दोनों ज़रा-सा आगे आए। मिशाल ने हाथ आगे करके जो जो ही अपना जूता उठाना चाहा, इर्तिज़ा ने हाथ मार के जूता अपनी तरफ कर लिया। मिशाल ने गुस्से से उसे देखा, फिर थोड़ा-सा मज़ीद आगे आई जूता लेने के लिए। इर्तिज़ा उसके करीब हुआ, ज़रा-सा ऊपर होके उसकी गुस्से वाली शक्ल की वजह से नज़र आने वाले घड़े पे एक ज़ोरदार बाइट की, साथ ही एक आँख विंक करता दोनों जूते लेके खुद बाहर निकल आया। मिशाल तो हैरान रह गई। मतलब यार इस बंदे को भी इधर भी रोमांस करना था। मिसाल अब तक इसी पोज़ीशन में बैठ के नीचे लेटी थी, जब इर्तिज़ा उसके पास आया, नीचे बैठ के बोला, "यार, आप तो सत्ते में चली गई हैं, अब निकल भी आएँ बेड के नीचे से या उधर ही डेरे डालने का इरादा है? या मैं फिर से नीचे आ जाऊँ? क्या इरादे हैं आपके?" इर्तिज़ा के कहने पे वो सदमे से निकली और जल्दी से बाहर आई। इर्तिज़ा ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, जो ही सीधी हुई, ज़ोर से धक्का मार के इर्तिज़ा को बेड पे गिरा दिया।
बदतमीज़ इंसान, सारी मेरी साड़ी खराब करवा दी, अब जो उतरने वाली हो गई है, मैं ठीक करके आती हूँ। उसकी साड़ी तकरीबन खुलने वाली हो चुकी थी। वो कह के ड्रेसिंग रूम में चली गई। मुस्कुराता हुआ आईने के सामने आया। हमेशा की तरह आईने से बातें करना शुरू कर दी। अल्लाह जी, आपने मोहब्बत करवा दी, वो भी प्रोफ़ेसर से, अपने से 5 साल बड़ी लड़की से। अब बंदा इतना में कुछ कह भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब मिशाल बाहर आई तो मिशाल ने उसे कुछ कहते सुना, मगर समझ ना आई। ये जो तुम आईने के सामने खड़े होके मेरी बुराइयाँ करते रहते हो ना, मुझे बताओ क्या कहते हो तुम? मेरे मुँह पे बोलो, हिम्मत है तो। मैं पागल थोड़ी हूँ जो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालूँ। इर्तिज़ा फिर से बुड़बुड़ाया। क्या कहा है तुमने? यार मैं कह रहा था कि हम लेट हो रहे हैं, चलें। हाँ, चलो। डिनर से वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी। मिशाल ने बोरियत की वजह से म्यूज़िक ऑन कर दिया, मगर इर्तिज़ा ने हमेशा की तरह साथ ही बंद कर दिया। इससे पहले कि इर्तिज़ा हमेशा की तरह अपना मखसूस जुमला कहता, मिशाल पहले बोल पड़ी। मुझे ड्राइव के दौरान म्यूज़िक पसंद नहीं है, तुम यही कहोगे ना, मगर मुझे पसंद है। और मैं आज म्यूज़िक सुनूँगी और तुम चुप करके ड्राइव करो। इर्तिज़ा उल हसन बुहारी, मुझे अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। मिशाल के हुक्म पर हुक्म वाले लहजे पर सर झुका गया। जैसे आप कहें प्रोफ़ेसर साहिबा। मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा, जबकि मिशाल ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। अब सॉन्ग शुरू हो चुका था। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतज़ार नहीं। अब गाड़ी में किसी सिर्फ म्यूज़िक की आवाज़ थी, जबकि वो दोनों किसी और दुनिया में पहुँच चुके थे। इर्तिज़ा को ये सॉन्ग अपने दिल की आवाज़ लगता था। मिशाल ने बेसाख्ता अपना सर इर्तिज़ा के कंधे पर रखा। इर्तिज़ा मुस्कुराया। शौक़ धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो, जो लिखी है मेरे ख़यालों ने, खूबसूरत वो कहानी तुम हो। मैं भी सपने सजाए बैठा हूँ, ये ना कहना कि बेकरार नहीं। तुम जो आए वो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतज़ार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मिशाल का हाथ अपने हाथ में थामे किसी और दुनिया में पहुंच चुका था, और मिशाल उसके कंधे पर सर रखे अपनी इनकी वादियों में उतर चुकी थी। इर्तिज़ा के महबूब हमसफ़र के साथ बिलाशुबा उसका ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा था। चाँद तारों की सुहानी रातें, कैसे भूलूँगा वो मुलाकातें, कितनी दिलकश है, कितनी प्यारी हैं, याद आती हैं तुम्हारी बातें, दिल की शम्मा जलाए बैठा हूँ, अब तो खुद पे भी इख्तियार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतज़ार नहीं, सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। माहम की आँख सुबह 2 बजे खुली। वो उठी, अपने साथ सोए हुए वजूद पर निगाह डाली। वो हावी खरगोश के मज़े लेके सो रहा था। शॉवर लेके आई, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, दुआ माँग के सामने सोफ़े पे बैठ के वो मुर्तज़ा को देखने लगी। ये वो शख़्स था जिसे माहम ने किसी वक़्त में पूजा था, जिस शख़्स की इबादत करती थी, और ये माहम मलिक की सबसे बड़ी गलती थी। फिर अल्लाह ने माहम से इस शख़्स को छीन लिया था। फिर माहम को एहसास हुआ था कि इंसानों की बंदगी नहीं होती, बंदगी के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, और फिर माहम शिर्क से निकल आई थी। माहम अल्लाह की तरफ लौट गई थी। अब भी वो एक सच्ची और पक्की मुसलमान नहीं बनी थी, मगर अब से वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह को ज़रूर याद रखती थी, जिसने उसे उसकी मोहब्बत लौटाई थी। एक दिन आएगा जब मैं माहम मुर्तज़ा बुखारी पूरी तरह से अल्लाह के हुक्म पर अमल करना शुरू कर दूँगी, आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन अब मैं अल्लाह के हुक्म को मानती हूँ, मुझे अब अल्लाह याद रहता है, और मैं अल्लाह को याद रखती हूँ। उसके नतीजे में अल्लाह भी मुझ पर बहुत मेहरबान है। जो शख़्स मेरी मोहब्बत है, अल्लाह मुझे उस शख़्स से याद करवाता है। वो शख़्स अब मुझे याद रखता है, मुझे भूल नहीं जाता। उस शख़्स को पहले याद भी नहीं रहता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई माहम भी है। मगर जब से मैंने अल्लाह को याद करना शुरू किया है, ये शख़्स मुझे दिलो जान से चाहता है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब मैं पूरी तरह अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा हो जाऊँगी, इंशाअल्लाह। फजर की नमाज़ पढ़ के वो दोनों घर से निकल पड़े। वो दोनों इस वक़्त दरबार के बाहर थी। माहम और मुर्तज़ा दोनों इस वक़्त वाइट ड्रेस में थे। माहम ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था। दोनों गाड़ी से उतरे। दरबार के बाहर उधर वही फ़कीर खड़ा था। न दरबार के बाहर उधर वही फ़कीर खड़ा था। मुर्तज़ा ने अपने वॉलेट से 1000 के चंद नोट निकाले, माहम के सर से वारे और वहाँ मौजूद फ़कीर को दे दिए। वापसी पर गाड़ी में मुर्तज़ा खामोश बैठा था। जब माहम ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया, मुर्तज़ा एक बात कहूँ? बोलो। मुर्तज़ा वो बात ये है कि नईम अंकल आंटी को कितने प्यार से ज़ेबा जी कहते हैं, और इर्तिज़ा मिशाल को प्रोफ़ेसर साहिबा कहता है। तो मुर्तज़ा ने नासमझी से उसे देखा। तो ये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मुझे मासूम माहम कहकर बुलाया करो? मुर्तज़ा ने ब्रेक लगाई, गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या? फिर यकदम गाड़ी में मुर्तज़ा का कहका बुलंद हुआ। मासूम और माहम तुम? बिल्कुल भी नहीं, तुम आफ़त हो आफ़त। उफ़ माहम! फिर से मुर्तज़ा ने कहका लगाया, जबकि माहम ने अब गुस्से में उसके बाल नोचे, मगर मुर्तज़ा मुस्कुरा रहा था। माहम से खुद को आज़ाद करवाया। माहम और मासूम, क्या मज़ाक है यार। मुर्तज़ा तुम बदतमीज़ इंसान हो। मुझसे बात मत करना। माहम पहलू बदल कर बैठ गई। अच्छा बात तो सुनो। मुर्तज़ा ने माहम को बाजू से पकड़ के खुद के करीब किया। मासूम माहम ना सही, मगर एक और प्यारा सा नाम सोचा है मैंने तुम्हारा। पूछो क्या? क्या? माहम मुसीबत। इतना कहकर फिर से कहका लगाया। माहम ने गुस्से में मुर्तज़ा के बालों पर हमला किया। चीकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुर्तज़ा दर्द से चीखा।
नईम बुखारी नाश्ता करने में मसरूफ़ थे कि मोबाइल पे मैसेज की टोन बजी। उन्होंने जब व्हाट्सएप खोला तो इर्तिज़ा ने कोई वीडियो भेजी थी। वीडियो में इर्तिज़ा और मिशाल एयरपोर्ट पे थे, कहीं जा रहे थे और इर्तिज़ा के तीनों दोस्त उनको सी ऑफ कर रहे थे, दूर से हाथ हिला रहे थे। वीडियो के नीचे लिखा था, गुड बाय बुखारी साहब, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, अब आप अपनी हुकूमत सँभालें। नईम बुखारी को तो वीडियो देखकर मानो आग लग गई, जबकि नाश्ते पे बैठी ज़ेबा बेगम, माहम और मुर्तज़ा हैरत से उनके चेहरे के उतार-चढ़ाव को देख रहे थे। ज़ेबा जी, कहाँ है आपका नालायक बिगड़ा बेटा? क्या हुआ है नईम? रात को डिनर डिनर पर गए हुए थे। वो दोनों, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया नाश्ते पे, सो रहे होंगे बच्चे। जबकि इर्तिज़ा साहब डिनर के बाद वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट गए थे। मिशाल को भी उसने एयरपोर्ट पहुँचकर जगाया था और हनीमून पे जाने का सरप्राइज़ दिया था। वो हनीमून के लिए पेरिस रवाना हो चुका था। सो नहीं रहा, पेरिस पहुँच गया है, ये देखिए वीडियो, रवाना हो चुका है, वो मुल्क से फ़रार हो गया है। इसी दिन को डरता था मैं, इसी दिन का डर था मुझे, वो भाग जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जबकि बाकी सब वीडियो देख के हैरान रह गए। माँ हमने बस मुस्कुराने पे इत्तेफ़ाक किया। आप परेशान ना हो, वापस आ जाएगा, मज़ाक कर रहा होगा, आपको तंग करता है ना, आपको पता भी है। जो भी कह ले ज़ेबा जी, मुझे इस बंदे पे रत्ती भर भरोसा नहीं है, उसने मुझे हार्ट अटैक करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कल इलेक्शन हुआ है, अभी तो पूरे रिज़ल्ट भी नहीं आए और ये लड़का भाग गया है, कुछ दिन सब्र कर लेता। नईम बुखारी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उन्होंने गुस्से में जग्गू को आवाज़ दी, "जग्गू, जग्गू।" जग्गू वो बोतल के जिन की तरह हाज़िर हुआ। "फ़ौरन हाज़िर क करो उसके नालायक दोस्तों को। जब उसके दोस्तों को मैं भूखा मारूँगा ना, तो फिर खुद भागा चला आएगा।" जबकि जग्गू जल्दी से हुक्म की तामील के लिए पहुँच गया। नईम क्या करते हैं? हनीमून के लिए गया है, बेचारे को लाइफ़ एन्जॉय करने दें, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। नहीं ज़ेबा जी, मुझे उस लड़के पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो खुद मुझे मैसेज करके कह रहा है मैं वापस नहीं आऊँगा। थोड़ी देर बाद लाउंज में उसके तीनों दोस्तों को के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और वो नईम बुखारी की खिदमत में हाजिर थे और उसके दोस्तों की चीखें निकल रही थी जब नईम बुखारी ने जग्गू और मंगू को ऑर्डर दिया, इन तीनों को जाके सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दो और जब तक इर्तिज़ा वापस नहीं आता इन्हें कोई खाना पानी नहीं दे, ये चाहे भूख से मर जाए। जग्गू और मंगू ने इन तीनों को पकड़ के वहां से बाहर ले जाना चाहा जब वो तीनों फिर से चिल्लाए। जब जैन चिल्लाते हुए बोला, अंकल अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरा क्या कसूर है अंकल, अंकल प्लीज़ मुझे भूख से मत मारें, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई।" इतने में समीर की आवाज़ आई, "अंकल मैं भूखा नहीं रह सकता, अंकल मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, हमारे पापा भूख से मर गए, अंकल प्लीज़ ये जुल्म ना करें।" पाई कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बोला, "अंकल यार प्लीज़, मैं तो शरीफ बंदा हूँ, मुझे जाने दें। अंकल आपको पता है ना मेरे बाबा इतने गुस्से वाले हैं, मुझे घर से निकाल देंगे अंकल, मैं दर-बदर हो जाऊँगा, मुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा अंकल।" ज़ैन फिर से बोला, "अंकल प्लीज़, अगर मैं भूख से मर गया, तो लोग क्या कहेंगे कि इर्तिज़ा की हुकूमत में उसका अपना इतना प्यारा दोस्त भूख से मर गया। अंकल लोग कहेंगे कि आपने मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा, लोग भूख से मरना शुरू हो गए हैं। अंकल फिर अगली बार आपको कोई वोट नहीं देगा।" नईम बुखारी को इर्तिज़ा की तरह ब्लैकमेल करना चाहा मगर कोई असर नहीं हुआ। "अंकल प्लीज़", जबकि नईम बुखारी अनसुनी करती अपने रूम में चले गए। इन तीनों की आवाज़ें आती रहीं। जग्गू जग्गू और मंगू उनको लेकर सर्वेंट क्वार्टर में जाके बंद कर दिया। इर्तिज़ा जानबूझकर इनको वीडियो में दिखाकर फँसा गया था, जबकि ज़ेबा बेगम को बताकर गया था कि कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा।